आप सभी का स्वागत है। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती के दिन मेरी आवाज ठीक से आ रही है, गूंज रही है? आ रही है। थैंक यू, थैंक यू। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सबसे बड़ा रोल प्ले किया देश को आजाद कराने में। आज उन्हीं की इंस्पिरेशन लेके एक और आजादी की बात हम करने जा रहे हैं। ऑटिज्म से आजादी, एडीएचडी से आजादी। गुलामी दो तरह से हो सकती है, कोई जंजीर से आपको बांध दे, कोई जेल में कैद कर दे तो आप बोलेंगे कि हम गुलाम हैं। जो काम आप करना चाहें वो काम आप ना कर पाए तो आप बोलेंगे आप गुलाम हैं। लेकिन हमारे देश में या पूरे विश्व भर में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने शरीर के अंदर ही गुलाम हैं। उनके शरीर ने उनको गुलाम बना रखा है, और जिसे हम बोलते हैं, जिसे बोला जाता है न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स का मतलब है कि जैसा बोला जाता है जैसा मैं बोलूं तो इसका मतलब कि वो सही भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन जो प्रचलित है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। प्रचलित कई सारी चीजें बिना किसी एविडेंस के भी हो सकती है। तो बोला जाता है कि तो बचपन से है, ये जिंदगी भर रहेगा, न जाने कैसे हो गया और उसका कोई सोल्यूशन भी नहीं है। तो यानी कि ये बता दिया गया है, ये जता दिया गया है कि जो भी बच्चे की अभी हालत है उसके रिस्पॉन्सिबल कौन है, उनके पेरेंट्स हैं या उनके पूर्वज हैं। जेनेटिक पे डाल दिया, जेनेटिक्स हैं तो शायद उनके पूर्वज की जीन्स ऐसे रहे होंगे। तो ये सब बोल के पूरी तरह से समझा दिया जाता है पेरेंट्स को कि अब बच्चा ऐसे ही रहेगा। जब हम बोलते हैं ऑटिज्म, जब हम बोलते हैं एडीएचडी, आप में से जो लोग चाहे हम लाइव जुड़े हैं या यहाँ पे ऑडियंस बैठे हैं, जो लोग ये नाम उतना नहीं जानते तो आप ये समझ लीजिए कि ऐसे बच्चे जो चीजें हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जैसे बोलना, भूख लगी तो मांगना, टाइम पे सोना उठना, या अपने हाथ से ब्रश करना, या अपने कपड़े खुद ही पहनना, छोटे से छोटा स्किल जो हमें कभी हमने सोचा भी नहीं, वो उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। हर एक छोटी चीज जो हमने कभी ध्यान भी नहीं दिया होगा, वो सारी चीजें उनके लिए उपलब्धि की तरह होती है अगर वो कर लेते हैं तो। पहली बार जब आपने बचपन में माँ बोला होगा, वो आपके पेरेंट्स के लिए, सबके लिए बड़ी बात होगी। लेकिन ऐसे पेरेंट्स भी हैं, आज हमारे बीच में भी हैं, कि जिनके बच्चे ने कई साल तक माँ या बाबा बोला ही नहीं, कभी ना सुना, ना बोला, ना समझा, ना इमोशनली कनेक्ट किया। तो ऐसे बच्चों को बोलते हैं ऑटिज्म के बच्चे, यानी कि वो अपने बॉडी के अंदर ही कैद है। और आगे बढ़ने से पहले एक बात तो साफ है, ऑटिज्म एंड एडीएचडी, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, दे आर ऑल प्रिवेंटेबल, दे आर ऑल क्यूरेबल। उस वक्त के समय में तो आज भी एक गुलामी है, जैसे मैंने आपको बताया शुरू में थोड़ी देर पहले, मेडिकल माफिया की गुलामी। और जिन्होंने आपको समझा दिया है कि अगर एक बार बीमारी हो जाती है तो वो ठीक नहीं होती, चाहे वो डायबिटीज है ठीक नहीं होती, बीपी है ठीक नहीं होती, हार्ट है ठीक नहीं होता, कैंसर के पेशेंट को हर 6 महीने बाद जाके डायग्नोस करना होता है, पेट स्कैन कराना होता है, और उसमें निकल के यही आना होता है कि दोबारा से इधर फैल गया उधर फैल गया। एक बार अगर किडनी फेलियर हो गया तो डायलिसिस ही कराना और उसमें मौत का वेट करना है। यही सारी चीज़ें आपको समझा दी गई हैं। तो ये एक तरह की गुलामी है। गुलामी एक बड़े लेवल की होगी। गुलामी के लिए आपको पकड़ के जंजीर में बांध देंगे, जेल में डाल देंगे तो ही गुलामी मानी जाएगी, उसकी आवश्यकता ही नहीं है। ऐसा ताना बाना बुन दिया, आपके दिमाग को ऐसा घुमा दिया कि मेंटल रूप से हम गुलाम बन गए हैं। तो उस गुलामी से आज़ादी के लिए आज का दिन हमने चुना है। और अभी की गुलामी की अगर बात करें, आज की बात करें, कल की बात करें, इस महीने की बात करें, पिछले हफ्ते की बात करें, अगर आप मीडिया देखते हैं, प्रोपेगेंडा मीडिया देखते हैं, तो जैसा कि मैंने इस साल के शुरू में आपको बता दिया था 1 जनवरी को कि नया साल आ गया है, तो इंतजार कीजिए, अभी कुछ दिनों में एक नया वायरस भी आने वाला है। वो वायरस का नाम आपको याद है, कुछ पता है अभी, अब जिन्होंने मीडिया देखा अभी? निपा, राइट? तो हर साल खांसी जुकाम बुखार का एक नया नाम हो जाता है, हर साल। इस साल निपा के नाम से आ गया, पिछले साल वो HMPV, याद कीजिए इसी समय, राइट? उससे पिछले साल मंकी पॉक्स, उससे पिछले साल डेल्टा वेरिएंट या फिर अल्फा वेरिएंट, ओमिक्रॉन वेरिएंट, राइट? जिस तरह से गाड़ियों के नए नए मॉडल आते हैं, अलग अलग कंपनियां निकालती रहती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके,
थार आ गया, थार रॉक्स आ गया, रॉक्स 1 आ गया, होता ही है ना। उसी तरह से उसी तर्ज पे उसी मॉडल पे आप देख रहे हैं कि ये वेरिएंट आ गया, वो वेरिएंट आ गया। और प्रोपेगेंडा मीडिया कुछ इस तरह से दिखाती है, उनके पीछे ऐसा म्यूजिक होता है कि जिस तरह से आपको पता है जब आप फिल्म देखने जाते हैं डरावनी मूवी, आपको पता है कि ये इसमें से कोई भूत निकल के मुझे खाएगा नहीं, लेकिन फिर भी दिल डर लगता है ना। तो फिर भी हमें घबराहट होती है जब इस तरह की मूवी देखते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कोई झूठ अगर कई बार बोला जाए तो हमारा दिमाग नहीं, हमारा दिल उसे सच मानता है। इसी मॉडल पे टिका है ये खेल। ये खेल किस तरह खेला जाता है ये बताना जरूरी है, इससे पहले कि आज के टॉपिक पे आए, क्योंकि ये जो मैं बताने जा रहा हूँ इसी से सब कुछ जुड़ा हुआ है। कि आप अगर पिछले 5-7 साल देखें, 8 साल देखें, 10 साल देखें, जहाँ तक आपकी याददाश्त जाती है, हर साल खांसी जुकाम बुखार का एक नया नाम आता है। तो ये पीछे कैसे होता है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, जानना आपके लिए बड़ा जरूरी है। तो इसको समझने के लिए एक उदाहरण लेता हूँ, लॉजिक ऑफ नीपा टेस्ट। मान लीजिए एक शहर है, उस शहर में चोरी हो जाती है, और चोरी हो जाने के बाद कैसे पता चलेगा चोर कौन है। तो ऊपर से जो हेड ऑफिस है पुलिस का, वहां से गाइडलाइन आता है कि जब भी चोरी हो जाए, गाइडलाइन आ गया कि जिनकी मुझे ऐसी होंगी उन्होंने ही चुराया होगा इस साल में जब भी चोरी हो जाए, ये फोटो आपको दिया, जाके देखो जो ऐसे मुझे वाले हैं उन सबको पकड़ के ले आओ, उन सबको क्वारंटाइन कर दो। तो होगा क्या कि शहर है, चोरी तो होगी, जिस तरह से खांसी जुकाम बुखार तो होगा ही, और जैसे ही होगा तो ढूंढना किसने चोरी की है। और ढूंढने के लिए जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो क्या है कि इस साल का डायग्नोस्टिक टेस्ट कि मूछे वाला हो, लंबी मूछे होनी चाहिए, इस तरह का आकार का होना चाहिए, वही होना हो चोर होगा। और उस शहर में जितने सारे मूछे वाले हैं उनको सबको क्वारंटाइन कर दिया, ठीक है ना, 21 दिन का क्वारंटाइन। क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि 21 दिन के क्वारंटाइन के बाद वो जो चोर था वो शुद्ध हो गया, वो ठीक हो गया, और ठीक हो भी जाएगा, आगे मैं दिखाता हूँ कैसे। तो हर साल WHO से गाइडलाइन आता है कि इस साल हम एक टेस्ट करेंगे, उसे डेंगू बोल देंगे, अगले साल निपा, अगले साल कोरोना। ठीक उसी तरह जिस तरह से हेड ऑफिस से हर साल एक फोटो आ जाएगा, इस साल चोरी होती है आपके शहर में, तो इस तरह के लोगों को पकड़ लेना जिनकी मुझे लगभग ऐसी हो, फिर उनको 21 दिन के लिए क्वारंटाइन रख देना। क्या होगा क्वारंटाइन में रखने के बाद? ठीक हो जाएंगे। अब जरा सोचिए अगर 21 दिन में इनमें से किसी को भी क्वारंटाइन में रख दिया और जेल के अंदर बंद कर दिया तो होगा क्या? 21 दिन बाद जब इनसे मिलेंगे, इन सब की शक्लें एक जैसी हो जाएंगी, नहीं हो जाएंगे एक जैसी, ना तो वो शेव कर पाएंगे ना कुछ कर पाएंगे, तो अब एक जैसे लग रहे हैं, वो ठीक हो गए। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूं कि नीपा, कोरोना, स्वाइन फ्लू, चिकनगुनिया, मंकी पॉक्स, डेंगू, इबोला, HMPV, ये सारे एक जैसे हैं, अलग अलग है ही नहीं। कोई भी नाम दे दो, है तो खांसी जुकाम बुखार, उसका कोई भी नाम दे सकते हैं, राइट। तो उसी तरह से तो ये लॉजिक अगर आपको ठीक से समझ नहीं आ रहा तो इसका साइंस थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। इसे कहते हैं बनाना टेस्ट, है ना। पकड़ लो इन सबको, ये केले हैं आपके सामने, एक जादू करते हैं, इधर आ जाओ। इसको काट दिया हमने, काट के टुकड़े टुकड़े कर दिए, इसको इंजर कर दिया, ठीक है ना। अब काट दिया और इन्हीं में से किसी एक चाकू से काटा, है ना। कौन से वाले चाकू से काटा सिर्फ इनको पता है, किसी को और नहीं पता, क्योंकि मैं तो पीछे मुड़ गया था। अब ऐसी स्थिति में अगर मैं एक केला दिखा दूं और ये चारों चाकू दिखा दूं, 4-5 चाकू दिखा दूं, उनको एक बार धो भी दूं, फिर दिखा दूं, बताइए इनमें से कौन से वाले ने इस केले को काटा होगा? कैसे पता करेंगे आप? ये तभी पता कर सकते हैं जब आप मौजूद हो, तब जब ये काटा जा रहा था, जैसे कि मौजूद थे, इज़न्ट इट? ये समझना होगा। ये तो क्लियर है कि इन्हीं में से किसी ने किसी चाकू का इस्तेमाल किया होगा इसको काटने के लिए, लेकिन इनमें से कौन से वाले चाकू का यूज किया होगा कुछ नहीं पता, है ना। क्योंकि काटते वक्त आप थे नहीं, काटने के बाद अपने का ये टुकड़े टुकड़े हो गए, चाकू भी पड़े हैं इतने सारे, हो सकता है इसी में से किसी से काटा हो, इतना ही ना। ये बात को समझने की कोशिश कीजिए कि जब भी कभी आपको खांसी जुकाम बुखार यानी कि फ्लू होता है, इसे बोलते हैं मेडिकल भाषा में इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, तो हमारी बॉडी में इस चाकू की तरह बहुत सारे तरह के बैक्टीरिया वायरस हैं जिनमें ये क्षमता है कि आपको खांसी जुकाम बुखार दे दे। डॉक्टर नमिता यहाँ बैठी है, इन्होंने ये HMPV का खेल को एक्सपोज करने के लिए
हमने क्या किया, हमारे ही ऑफिस के जो अभी अब थे स्टेज पे, हमने सबका HMPV टेस्ट कर दिया, मैं अपना भी टेस्ट कर दिया। अपना तो मैंने 7 बार कराया और कुछ कुत्तों का भी कर दिया, गली के कुत्ते, और 50 टेस्ट में से 7 HMPV पॉजिटिव निकल गए। और जब टेस्ट कराया हमने तो सारे कैमरे लगा दिए ताकि बाद में वो मुकर ना जाए लैब वाला कि भाई ये तो टेस्ट हुआ ही नहीं था। तो बोलने का मतलब ये है कि ये सारे टेस्ट इस तरह से बने हुए हैं कि एक ही इंसान को एक ही समय में एक ही वाला टेस्ट 10 बार करा देंगे तो एक बार पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ पे इस वक्त 300 लोग बैठे हैं, हम लोग सब मिलके, तो 300 लोगों को अगर कोई भी नीपा का टेस्ट कराते तो 30 नीपा पॉजिटिव केस तो यही है, यानी कि पूरा का पूरा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक तरह से यहीं पे है, राइट। तो कितनी विस्फोटक बात है। तो वो टेस्ट का खेल है ये। जब हमने 23 जनवरी 2025 सुभाष चंद्र बोस जयंती आज ही के दिन हमने ये किताब रिलीज की, तो आप पाएंगे पीछे जाके देखिएगा कि 24 जनवरी के बाद से HMPV का भूत पिछले साल पूरी तरह से प्रोपेगेंडा मीडिया से गायब हो गया। तो उससे 1 साल पहले जाइए, मंकी पॉक्स आ गया, स्कूल भी बंद कर दिए गए, टेस्टिंग चालू कर दिया गया, और लगभग इसी समय, और तब हमने मंकी पॉक्स को एक्सपोज करने के लिए फिर से वही काम किया। हमने मंकी पॉक्स का टेस्ट किट मंगवाया और उस टेस्ट किट से हमने मंकी पॉक्स के 25 टेस्ट कर दिए, फिर दोबारा 25 का दोबारा बैच, 25 का दोबारा बैच। हमने देखा कि अगर एक इंसान को 25 बार टेस्ट कर दिया जाए, एक बार तो मंकी पॉक्स पॉजिटिव आ ही जाएंगे। डॉक्टर नमिता का ब्लड सैंपल लिया था तो वो एक बार पॉजिटिव आ ही गई, कुछ लोग नहीं भी आए लेकिन कुछ लोग आ भी गए। तो वो सारे रिकॉर्ड्स, सारे सबूत हमने इस किताब में डाला, इस किताब को रिलीज किया। वो आप देखेंगे ऑनलाइन सारे स्टोर्स पे है। और उसके बाद से मंकी पॉक्स का भूत जैसे ही एक्सपोज हुआ खत्म हो गया। तो मैं आपको श्योरली ये बता सकता हूँ, आज के इस कॉन्फ्रेंस में करीब इस वक्त 50 से अधिक लाइव जगह पे चल रहा है, सोशल मीडिया में, यूट्यूब में, फेसबुक में अभी लाइव चल रहा है, बाकी यहाँ पे कैमरा है। कल से आई एम श्योर नीपा का भूत प्रोपेगेंडा मीडिया की टीवी स्क्रीन से गायब होने वाला है। तो ये समझने वाली बात है कि जो तो मुद्दा है ही नहीं उसे मुद्दा बना देना और डरा देना। याद रखिएगा, जब आप डर जाते हैं तब आपको लूटना बहुत आसान हो जाता है, वेरी इजी, है ना। डर के दुबक के बैठ जाएंगे। एक डरे हुए इंसान से आप कुछ भी लिखवा सकते हैं, कुछ भी करा सकते हैं। एक डरा हुआ इंसान अपनी जान देने को भी तैयार हो जाता है। याद कीजिए, कोरोना पॉजिटिव आ गया, इस डर से वो हॉस्पिटल की छत से कूद के मर गया। याद आ रहा कुछ, है ना। तो आप अगर ढंग से डरा देंगे किसी को तो अपनी जान देने के लिए, माल देने के लिए, सब कुछ देने को इंसान तैयार हो ही जाता है। यहां तक कि अपने पेरेंट्स की लाश भी देने को तैयार हो जाता है ना। लाश भी हॉस्पिटल में छोड़ के आ गए, अच्छी तरह डरा दो तो क्यों छोड़ के आ गए? कोरोना ना फैल जाए। क्या हम सब ने क्लास 8वीं पढ़ी है? हमने पढ़ी है क्लास 8वीं में, हमने सुना है, पढ़ा है उसमें कि डेड बॉडी कोई भी वायरस या बैक्टीरिया फैला नहीं सकता कभी, क्योंकि बैक्टीरिया वायरस फैलाने के लिए आपको बोलना पड़ेगा, सांसें लेना पड़ेगा, और डेड बॉडी तो सांस ले सकती है ना, बोल ही सकती ना खा सकती है। तो डेड बॉडी इज लाइक ए स्टोन, और स्टोन से कोई चीज फैलती नहीं है। इतनी छोटी सी बात है जो हमने बचपन में पढ़ा है, क्लास 8 के सिलेबस का पार्ट है, और उसके बाद भी इतना इंसान डर गया कि भूल गया कि प्रिंसिपल ऑफ ये बायोलॉजी है क्या, कोई चीज कैसे फैलती है। जरा सोच के देखिए, हमारे पूरे देश में किसी एक ने भी ये मुद्दा उठाया? हम तो तब से बोलते आए हैं, हम या हमारे जो एक्सपर्ट्स है वो तो बोलते हैं, हमको छोड़ दीजिए उसके अलावा, जबकि हम सबने पढ़ाई की, है ना। तो जो तो मुद्दा था ही नहीं कभी। कई बार लोग बोलते इतने लोग मरे कैसे? फिर मरा वही जो हॉस्पिटल गया, जो हॉस्पिटल गया नहीं वो मरा ही नहीं। कोरोना काल को याद कीजिए, जितने लोग मरने वाले आपको याद आएंगे वो हॉस्पिटल गए, वहां पूरी तरह से तैयारी कर ली गई, सारा जहर था उनके पास, अभी भी है, नीपा के नाम से जो जाएगा, रेटनोविर है, लेप्नोविर है, रेमडेसिविर है, याद कीजिए, बस पहुंचे तो सही, वो लगा देंगे, इंसान मर जाएगा, बोल देंगे नीपा से पहली मौत, ठीक है ना। तो नीपा का खौफ फैलाने में आपकी लाश भी काम आएगी। क्या करना है आपको, वही आज हम बात करने वाले हैं, रियल मुद्दे पे बात करने वाले हैं। रियल मुद्दा आज का ये है
ये आज के बच्चे सबसे ज्यादा बीमार हैं। इतने बीमार कभी नहीं थे जब हम बचपन में थे। इवन आज भी इतने बीमार नहीं है जितने आज के बच्चे भी बीमार हैं। आप इसके बाद जो लोग लाइव देख रहे हैं, इसके बाद आप किसी भी स्कूल में चले जाइए, पब्लिक स्कूल में, आप पाएंगे हर 2 में से एक बच्चे को डेंटल प्रॉब्लम, दांतों की दिक्कत। बच्चों को हर तीसरा बच्चा चश्मा पहना हुआ नजर आएगा। हर चौथे बच्चे को डायजेशन इशू है, सीरियस इशू। हर 10वां बच्चा ADHD का पेशेंट है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। हर 100 में से एक बच्चे को ऑटिज्म है, जो कि स्कूल ही नहीं जा पाता, उनके लिए स्पेशल स्कूल होती है। हर 500 में से एक बच्चे को आज की टाइम पे सेरेब्रल पाल्सी है। सेरेब्रल पाल्सी आगे मैं दिखाऊंगा। सेरेब्रल पाल्सी का मतलब एक तरह से वो जिंदा तो है लेकिन बस जिंदा ही है। कई सारे कारणों से वो वैक्सीन नहीं लगाते, चाहे वो रिलीजियस ग्राउंड पे नहीं लगाती, चाहे वो यूं ही छूट गए तो नहीं लगाया, लेकिन नहीं लगाती। पूरे दुनिया में मैं बच्चों के ऊपर जो वैक्सीन लगते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। जितने सारे बच्चे बचपन में लगते हैं ना, पोलियो के लगते हैं और TB के लगते हैं, जो हर तरह के जो वैक्सीन हैं, MMR वैक्सीन है, ये सारे वैक्सीन जो बचपन में शेड्यूल में जाके लगाते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आज भी हमारे दुनिया में 10% लोग जिनको वैक्सीन कभी लगाने। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जब भी कभी दुनिया में ऑब्जर्वेशनल स्टडी हुए, ऑब्जर्वेशन स्टडी बिटवीन वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन एंड अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन, 2 तरह के पॉपुलेशन होंगे ना। वैक्सीनेटेड ले लिए 100 जिनको बचपन के सारे वैक्सीन लग गए, और अनवैक्सीनेटेड ले लिए 100 जिनको कोई वैक्सीन नहीं लगा। अब इन दोनों की जिंदगी को अगले 20 साल तक नोटिस किया, इसे कहते हैं लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशन स्टडी। और जब भी इस तरह के स्टडी हुए, वो स्टडी यहाँ पे मैं दिखा रहा हूं आपको, ये देखा गया, ये इस स्टडी के अनुसार कि जो वैक्सीनेटेड स्टडी बच्चे हैं उनमें 5 गुना ज्यादा बीमारियां होती हैं अनवैक्सीनेटेड बच्चों से। ज्यादा अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन में अस्थमा नाम की चीज ही नहीं होती है। ठीक उसी तरह से बाकी सारी बीमारियां स्क्रीन पे लिखी आ ही रही हैं। ADHD कई गुना ज्यादा होता है, 10-15 गुना ज्यादा होता है वैक्सीनेटेड बच्चों में, यानी कि 1500% इन कंपैरिजन टू अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन। तो इस तरह से अगर मैं स्टडी पे स्टडी दिखाता जाऊं तो वो लिस्ट बहुत लंबी है, 1-2 घंटे चाहिए। लेकिन एक स्टडी दिखाऊंगा, ये गवर्नमेंट ऑफ यूएस के गवर्नमेंट के वेबसाइट पे जो स्टडी है, जो अभी भी आप एक्सेस कर सकते हैं, hsgac.cnet.gov में जाके, वो दिखा रहा हूं कि गवर्नमेंट की अपनी स्टडी जो अभी भी अपलोडेड है कि वैक्सीनेटेड वर्सेस अनवैक्सीनेटेड। जिन बच्चों को वैक्सीन मिला उनमें ब्रेन डिस्फंक्शन होता है, जिनमें वैक्सीन नहीं लेते उनमें ब्रेन डिस्फंक्शन 0 होता ही नहीं कभी। ठीक इसी तरह से जो बच्चे वैक्सीनेटेड होते हैं उन्हीं में डायबिटीज टाइप 1 होता है, जो बच्चों को वैक्सीन नहीं लगी जाती उन्हें डायबिटीज होती ही नहीं कभी। मतलब कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो वैक्सीन नहीं लगाएंगे तो होगा ही नहीं कभी, राइट। और ऐसे ही ADHD जिसके जो आज का टॉपिक है, ये सिर्फ और सिर्फ वैक्सीनेटेड बच्चों में ही होता है। दुनिया में जिन बच्चों ने वैक्सीन नहीं लगाया उनमें से एक भी बच्चा ऐसा नहीं मिलेगा जिसको ADHD हो या जिसको ऑटिज्म हो, राइट। वो बहुत रेयर है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी अनवैक्सीनेटेड बच्चों में कभी नहीं होती। या फिर टिक्स का मतलब होता है कि अनवॉलंटरीली कुछ ना कुछ बॉडी में एक्शन। कई लोग होते हैं ना अनजाने में पल के ऐसे करते रहते, कुछ लोग करते रहते, कुछ लोग कोई ना कोई बात बोलते रहते हैं रिपीटेडली, टिक्स बोलते हैं। वो सिर्फ वैक्सीनेटेड बच्चों में ही होती है। साइकोलॉजिकल डिसेबिलिटी अनवैक्सीनेटेड में 0 होती ही नहीं है। तो जितनी स्टडी आप देखेंगे इसी तरह से और खूब सारी स्टडीज हैं, राइट। ये जो वैक्सीनेटेड बच्चे हैं उनकी मृत्यु सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी काफी कम होती रहती है इन कंपैरिजन टू जिन्होंने कभी वैक्सीन लगाई ही नहीं। तो ये स्टडीज हैं और इस तरह से लिस्ट बहुत ज्यादा है। और अगर सारे स्टडी आपको देखने हैं पूरे एविडेंस के साथ, तो आज जो किताब हम रिलीज करेंगे दैट इज क्योर ऑटिज्म नाउ, उसके पहले मॉड्यूल में आपको देखने को मिल जाएगा। और लेकिन यहाँ पे कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन क्या है कि जिनको लगता है कि वैक्सीन से तो हमारी बीमारियां कम हो गई, पोलियो नहीं है, कई सारी और बीमारियां नहीं है जो पहले हुआ करती थी, ऐसा दिमाग में आता है ना। तो ध्यान से देखेंगे आंकड़े। फॉर एग्जाम्पल ये मीजल्स का आंकड़ा है। एक टाइम था 1900, मीजल्स का आंकड़ा USA का 1900 से लेके अभी तक का
कि मीजल्स काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से फैलता था, लेकिन मीजल्स धीरे धीरे फैलना कम हो गया, मीजल्स से मृत्यु कम हो गई, और जब फाइनली बहुत कम हो गया, ये वो टाइम था जब मीजल्स का वैक्सीन आया था। जब मीजल्स दुनिया से जाने लगी थी तब वैक्सीन आया, और अब ये लगता है कि एक बीमारी कम है बिकॉज ऑफ द वैक्सीन। चाहे हम यूएस का आंकड़ा देखें, चाहे हम यूके का, इंग्लैंड का आंकड़ा देखें, वैक्सीन कब आया? वैक्सीन केम एट दिस टाइम जब ये बीमारी दुनिया से जा चुकी थी। ये बीमारी दुनिया से गई कैसे फिर, अगर वैक्सीन ने ये कमाल नहीं किया तो? जब सैनिटेशन अच्छा होने लगा, साफ पानी मिलने लगा, भरपूर ठीक से खाना मिलने लगा, तो लोगों की हेल्थ ठीक होने लगी। ये वो टाइम था 1910 का या 20 का, जब माल न्यूट्रिशन ज़्यादा होता था दुनिया में, या फिर पानी की जो क्वालिटी होती थी, हाइजीन होता था, वो बहुत ख़राब होता था, या फिर गंदगी ज़्यादा होती थी। जैसे जैसे वो ठीक होता चला गया, दुनिया से कुछ तरह की बीमारियां गायब होने लगी। इंटरेस्टिंगली उसी के बीच में वैक्सीन को घुसा दिया और सारा श्रेय वैक्सीन पे डाल दिया गया। और ये सब एक बीमारी की बात नहीं कर रहा हूँ, तो याद रखिए, जब कोई भी वैक्सीन आपकी बॉडी में डाला जाता है तो आपकी बॉडी में ये सारी चीज़ डाली जाती है। ये सारी वो खतरनाक केमिकल है जो सीधे ब्लड में जाएगा तो आपको बहुत नुकसान पहुँचाएगा। अगर आपको यकीन नहीं है आ रहा है तो ये सारे केमिकल्स के बारे में खुद ही थोड़ा स्टडी कर लीजिए। खुद स्टडी नहीं करना चाहते तो जो किताब आज रिलीज होगी उस किताब को पढ़ लीजिए। आज की तारीख में हर बच्चे को 23 वैक्सीन कम से कम लगते हैं। तो आज की तारीख में हमारे देश में हर 100 में से एक बच्चा ऑटिज्म का शिकार है, हर 100 में से एक बच्चा ऑटिज्म का शिकार है। तो ठीक इसी तरह से ADHD का आंकड़े भी आपकी आंखों के सामने हैं, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का पेशेंट बन जाए तो आपको सिर्फ इतना करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ वैक्सीन अधिक बढ़ा दीजिए। जिस रफ्तार से वो बढ़ाएंगे उसी रफ्तार से उनके अंदर बीमारियां आती जाएंगी, बड़ी भयंकर तरीके से आती जाएंगी। हमारे पेरेंट्स में आपसे मिलाता हूँ कि वो बड़े खुश हुए कि हम पेरेंट बने, बच्चे ने बोलना भी सीख लिया, बात करने लगा, समझने लगा, खड़े होने लगा। लेकिन जैसे जैसे वैक्सीन लगते गए, जो जो चीज़ बच्ची को उपलब्धियाँ थी वो वापस आने लगी, धीरे धीरे वो रिवर्स होने लगी, वो गायब होने लगी। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती होगी किसी पेरेंट्स के लिए। तो यहाँ पे अभी तक तो मैं बात कर रहा था कि मुख्य प्रॉब्लम क्या है। मुख्य प्रॉब्लम है वैक्सीन। अभी ऑडियंस में हमारे पास ऐसे बच्चे और पेरेंट्स बैठे हुए हैं, अभी मैं मिलाता हूँ। और हमारा जो जनवरी महीने का जो बैच है, जनवरी 2026 का जो बैच, हम एक बैच में 250 ऐसे बच्चों को शामिल करते हैं जो ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ते हैं 1 महीने के लिए, और फिर उनको हम जो जो बताते जाते हैं वो अपने घर पे करते हैं। ये पूरी तरह फ्री है और ये हर महीने हर हफ्ते एक नया नया बैच बनता जाता है। और जब उनका हमने ऑब्जर्वेशन स्टडी किया, पहले तो हमने उनको पेरेंट्स को बोला कि ऑब्जर्वेशन स्टडी करने वाले, सारे पेरेंट्स ऑब्जर्वेशन स्टडी के लिए मानते नहीं हैं, क्योंकि वो चाहते नहीं कि उनके बच्चे अगर ठीक हो ही गए तो दुनिया को ये पता चले कि कभी हमारे बच्चे ठीक नहीं भी थे। हालांकि उसमें ना तो बच्चे की गलती है ना पेरेंट्स की गलती तो ये रहा आपके सामने, इसकी गलती है, या तो इसकी गलती है या इसको जिन्होंने प्रमोट किया उसकी गलती है। लेकिन अब वो बच्चे ठीक हो चुके। लेकिन जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया हमारे ऑब्जर्वेशन स्टडी में जनवरी महीने के, तो ऑटिज्म और ADHD के बच्चे जो हमारे कैन प्रोटोकॉल को फॉलो किया लगभग 15 दिन या उससे अधिक, राइट, कैन क्योर ऑटिज्म नाउ प्रोटोकॉल, जिसके बारे में बताने जा रहा हूँ मैं। और ऐसे 110 बच्चे का ऑब्जर्वेशन स्टडी में आपके सामने रख रहा हूँ, जिसमें UK, थाईलैंड, जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया से एक पेशेंट थे, बाकी सारे पेशेंट भारतीय थे। और भारत में भी अलग अलग प्रांतों से जो कितने कितने पेशेंट हैं वो डिटेल आप देख रहे हैं। और इसमें भी जो मेल थे बच्चे, लड़के, वो 79%, और इस वाले ग्रुप में जनवरी वाले में 21% फीमेल। हमेशा आप देखेंगे वर्ल्ड एवरेज है करीब 25% फीमेल होती हैं और 75% मेल होते हैं। मेल लड़कों में न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर ज़्यादा होता है, 3 गुना ज़्यादा इन कंपैरिजन टू द गर्ल्स। क्यों होता है, क्या है, ये एक अलग मुद्दा है, कभी और बात करेंगे। तो और आप देखेंगे ज़्यादातर बच्चे इस ग्रुप में 6 to 10 ईयर्स 58%, 16 साल से ऊपर वाले बच्चे सिर्फ 3%। क्योंकि आज से 20 साल पहले ये सब प्रॉब्लम थी भी नहीं, 2000 से पहले कम थी, क्योंकि तब वैक्सीन भी कम लगते थे, राइट। वैक्सीन बढ़ा तो बढ़ जाएगा। अभी US में
22 सितंबर को ट्रंप ने अनाउंस किया, लगातार अनाउंस किया, क्लियरली उन्होंने बोला कि आज हमारे देश में जो ऑटिज्म है उसका सिर्फ सबसे बड़ा एक ही कारण है, वो है बच्चों को जो वैक्सीन लग रहे हैं, क्लियरली। और अब यूएस ने वैक्सीन को एक करके उनकी संख्या को कम करना शुरू कर दिया, कम करना, ऑफिशियली कम करना शुरू कर दिया, राइट। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। नंबर 1, इससे कोई फायदा है नहीं है। नंबर 2, क्या इसी से ऑटिज्म होता है, एडीएचडी होता है? यस। सो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये प्रूवन है। तो इसमें आगे हम चलेंगे तो कैन प्रोटोकॉल क्या है? कैन क्योर ऑटिज्म नाउ एक खास प्रोटोकॉल है, जिस प्रोटोकॉल से फॉलो करते ही बच्चे बोलने लगते हैं, उनकी हैंड क्लैपिंग बंद हो जाती है, उनकी टो वॉकिंग खत्म हो जाती है, उनकी हाइपर एक्टिविटी कम होने लगती है, ठीक होने लगती है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, सुनने लगते हैं, एक नॉर्मली बिहेव करने लगते हैं। इसे बोलते हैं कैन प्रोटोकॉल। कैन प्रोटोकॉल का मतलब बड़ा सिंपल है, मॉडल से आपको समझाता हूँ। कुछ चीजों को नहीं करना, जैसे 6 साल का बच्चा, तो हमने बोलते हैं जो वैक्सीन लगाए आगे से मत लगाना, एंटीबायोटिक्स को मत देना किसी भी तरह का, कोई तरह का फास्ट फूड मत देना, किसी भी तरह का एनिमल प्रोटीन मतलब डेयरी प्रोडक्ट एंड एनिमल प्रोटीन, एनिमल फूड नहीं देना। तो या जो स्क्रीन एक्सपोजर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, उसको कम से कम कर दो, 0 ही कर दो। तो कुछ चीज़ें हैं जो ऑटिज्म को बढ़ावा देती हैं, वो नहीं करना है, और कुछ चीज़ें हैं जो जोड़ना है, वो ये अपने आप को धूप से जोड़ लो। वो सारे बच्चे धूप के साथ सुबह सुबह खेलते हैं, ग्राउंडिंग करते हैं, नीम लेते हैं, प्रोबायोटिक्स लेते हैं, प्रोबायोटिक ड्रिंक लेते हैं घर पे बना के, दुकान वाला नहीं, VIP डाइट पे रहते हैं। और जब ये सारा कुछ करते हैं तो 0 वोल्ट थेरेपी मतलब ग्राउंडिंग, बच्चे नंगे पैर सुबह घास मिट्टी के ऊपर खेलना, पहला स्टेप। तो इस ग्रुप में अगर आप देखें तो हमारे जो 110 बच्चे का ग्रुप है जिन्होंने ऑब्जर्व स्टडी में पार्टिसिपेट किया, उनमें से 70% बच्चे कर पाए ग्राउंडिंग, बाकी बच्चे नहीं कर पाए ठीक से, क्योंकि उसके पेरेंट्स के पास टाइम नहीं होगा या वो बच्चा खुद ही नहीं जाना चाहता, वो अलग बात है। और करीब सनलाइट एक्सपोजर 78% बच्चों को ठीक ठाक मिल गया, और ऑन एवरेज VIP डाइट 83% बच्चों को ठीक से फॉलो कराया गया, बाकी को ठीक से नहीं कर पाए शायद। कोकोनट जो कि मुख्य इंग्रेडिएंट है, कोकोनट का फैट, प्लांट फैट, एनिमल प्रोटीन को रिप्लेस कर दिया प्लांट फैट से। इसके पीछे का साइंस समझना है तो इसके आगे आपको समझ में आएगा, या बुक के अंदर तो लिखा ही है। डिनर 8 बजे से पहले करा देना, उसके बाद कुछ मत देना खाने को, ये 85% पेरेंट ने फॉलो किया। प्रोबायोटिक ने 87% फॉलो किया। लगभग सारे बच्चों ने एक चीज जरूर फॉलो की, वो है नीम का सेवन। सोच के देखिए, अगर मैं आपको बोल दूं कि नीम के पत्ते चबाने हैं आपको, तो आप सोचेंगे मैं कैसे कर पाऊंगा, उससे अच्छा बीमार रहना ही ठीक लगता मुझे तो। और उधर ये बच्चे नीम बड़े आराम से ले लेते हैं। तो बच्चों का जो एक सोच है, दिमाग है, टेस्ट बड्स है, वो हमसे अलग है। उनको पेरेंट्स को तकलीफ नहीं हुई बच्चे को नीम खिलाने में, तभी जाके आप देख रहे हैं कि अधिकतर बच्चे सबसे ज़्यादा नीम थेरेपी को फॉलो किया। नीम थेरेपी का मतलब बड़ा सिंपल है, कई सारे मीनिंग है इसके जो आगे जाकर आपको पता चलेगा। नीम खाना, नीम लगाना तो आगे डिटेल में आएगा। जब बच्चों ने ये किया, पेरेंट्स ने बच्चों पे कराया, कौन से वाले बच्चे? जो ऑटिज्म के पेशेंट हैं, ADHD के पेशेंट हैं, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के पेशेंट हैं। तो क्या हुआ उनके साथ? तो एवरेज इंप्रूवमेंट इन प्राइमरी पैरामीटर्स, जो उनके इंप्रूवमेंट है, मान लेते हैं इसमें से हम ले लेते हैं हाइपर एक्टिविटी। 92% बच्चों को हाइपर एक्टिविटी पहले थी और 51% फायदा हो गया। 51% मतलब आधे फायदा हो गया, आधे। तो इट इज अ गुड विद इन फ्यू डेज। सिमिलरली अगर हम लें स्पीच, डिलेड स्पीच, बच्चों को बोलने में तकलीफ, जो 87% बच्चों में पहले थी। आपकी गाड़ी रास्ते में अटक गई क्योंकि आपका इंजन खराब हो गया, और अगर आप गाड़ी को ऊपर से कितना भी चमकाएं तो वो गाड़ी चलेगी नहीं। प्रॉब्लम इनसाइड है, प्रॉब्लम जीप की नहीं है कि जीप को बार बार हिलाने से वो बच्चा बोलने लगेगा। प्रॉब्लम इज इनसाइड, तो इनसाइड से ठीक करना पड़ेगा। लेकिन स्पीच थेरेपी के नाम पे, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के नाम पे एक तो बच्चे को टॉर्चर किया जिसकी जरूरत नहीं थी, ऊपर से ऐसे पेरेंट्स का महीने में 25 से 50 हजार तक खर्चा भी होता है इस चीज में, जो कि ऑनगोइंग है, जिंदगी भर ही करना पड़ेगा। तो हेल्थ वाइज, इमोशनल वाइज, वेल्थ वाइज, हर तरह से नुकसान ही नुकसान हुआ। तो ये मैंने आपको रिजल्ट बताया कैन प्रोटोकॉल का। कैन प्रोटोकॉल क्या होता है? हम सिर्फ इतना बोलते हैं बच्चों को, पेरेंट्स को,
कि ये नहीं करना है और ये जरूर करना है एवरी सिंगल डे, और हमें बताना भी है, राइट। और जब ये करने लगते हैं तो ये इंप्रूवमेंट आने लगता है। तो इसको करने के लिए हमारे पास आने की भी जरूरत नहीं है। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, सुनते रहें, पूरा आगे आपको पूरी समझ आएगी क्या एग्जैक्टली कैसे करना है। और जो आपको समझ आएगा, ये वीडियो भी उन पेरेंट्स को भेज देंगे तो वो इसको देख के भी समझ लेंगे। ये किताब लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, उससे भी वो ठीक हो जाएंगे। ठीक होने के लिए स्पेशली आपको हमारे पास जुड़ना है तो ही ठीक हो पाएंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये नॉलेज लेना है, ये समझना पड़ेगा आपको। यू नीड एजुकेशन, यू डोंट नीड मेडिकेशन, दिस समथिंग यू टू अंडरस्टैंड। ये जो मैंने आपको बताया, ये मैंने वो बताया जो जनवरी में हमने ऑब्जर्वेशन स्टडी की थी 110 पेशेंट पे, और 2025 में जो हमने अगस्त से लेकर नवंबर तक जो ऑब्जर्वेशन स्टडी की थी, ये स्टडी कितने लोगों में थी? 110। वो स्टडी थी हमारी 1001 बच्चों में, 1001 बच्चे, दोनों को मिला दें तो कितना हो जाएगा? 1111। तो इतने बच्चों के ऊपर स्टडी, उसका भी नतीजा सिमिलर ही था, राइट। इतने बच्चों का जो पूरा डेटा है, एवरीथिंग, वो यहां पे मेरे पास है। ये छोटा पेन ड्राइव, इसका पूरा डिटेल, इसके अंदर का सारा डेटा, इंक्लूडिंग पेरेंट कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, पूरा रिकॉर्ड कोई पिछला। और ये बड़ा पेन ड्राइव, इसमें 1001 बच्चे का डेटा है। ये आपके सामने है, राइट, यहाँ रख दिया है इस उम्मीद से कि भाई ऐसे प्रोपेगेंडा मीडिया, ऐसे मेडिकल इंडस्ट्री या मेडिकल एसोसिएशन जिन्होंने आपको बताया हुआ है कि ये ठीक नहीं हो सकता, उन सबको हमने इनवाइट भेजा है कि आप आएं, और सबूत हमने रख दिया यहाँ पे। ये सबूत लेके जाएं, सबूत देखें, जांच करें इसको। क्या पता मैं यूं ही झूठ बोल रहा हूँ, ऐसा भी तो हो सकता है। इसको जांच करें इसको, और अगर ये आपने ठीक पाया तो हर पेरेंट्स तक पहुंचाएं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि वो ऐसा करने नहीं वाले, क्योंकि ऐसा करते ही ये पोल खुल जाती है कि अभी तक जो वो कर रहे थे उसी की वजह से आज बच्चे की हालत है। तो ये काम जो मेडिकल इंडस्ट्री नहीं करेगी, मेडिकल एसोसिएशन नहीं करेगी, जो हेल्थ मिनिस्ट्री नहीं करेगी, वो काम आपको और हमें मिलकर करना है, ताकि हम ऐसे बच्चों को ऑटिज्म से आज़ादी दिलवा पाएं, ADHD से आज़ादी दिलवा पाएं। तो अब ऐसे ही एक बच्चे की कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत ही इमोशनल, बहुत ही इंस्पायरिंग कहानी है। और बच्चे का नाम है वेदांशी, 11 साल 2 महीने, हमारे बीच में भी है। और वेदांशी है यहाँ पे, आइए, प्लीज कम, वेलकम, वेलकम, आइए। वेदांशी यहाँ पे है, वेदांशी के पेरेंट्स यहाँ पे हैं। वेदांशी के पेरेंट्स अभी 12th बैच था, 12वें बैच में आप जुड़े थे, जिस बैच का मैंने अभी रिकॉर्ड दिखाया, ऑब्जर्व स्टडी दिखाया, जुड़े थे। और वेदांशी के पेरेंट्स ने वेदांशी को ये नीम थेरेपी 100% फॉलो किया, डिनर 8 बजे से पहले 100% फॉलो किया, राइट। प्रोबायोटिक ड्रिंक रोज देते थे और रोज बच्चा भी पीता था। कोकोनट इंटेक भी 100% हमारे मुताबिक था। सनलाइट एक्सपोजर हमारे मुताबिक था। DIP टाइप में थोड़ी बहुत कमी करती थी, कोई बात नहीं। 0 वोल्ट थेरेपी भी हमारे मुताबिक था। और हमारे मुताबिक होने के बाद आज वेदांशी आपके सामने खड़ी है। और वेदांशी के लिए पहले तो डॉक्टर नमिता गुप्ता, जो कि मेंटर हैं इन बच्चों के, मैं इन बच्चों से आज पहली बार मिल रहा हूँ, पहली बार ही बात कर रहा हूँ, लेकिन जो लगातार जुड़ी हुई है इनको मोटिवेट करने के लिए, तो वो डॉक्टर नमिता आपके सामने है। पहले आपसे शुरू करते हैं वेदांशी के बारे में, फिर पेरेंट्स से पूछते हैं, फिर बच्चे से भी देखते हैं क्या कर सकते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। याद रखिए, ऑटिज्म एंड ADHD इज प्रिवेंटेबल इफ यू डोंट डू दिस, इट इज क्योरेबल इफ यू डू दैट। सबूत आपके सामने है, सारे एविडेंस यहाँ पे है। डॉक्टर नमिता। तो वेदांशी जो है अब एक बाथरूम सिंगर बन गई है और रोज नीम बात करते हुए गाने गाती है और जबरदस्ती रिकॉर्ड कराती है और 300 बच्चों के कैन WhatsApp ग्रुप में डलवाती है। तो उसकी मम्मी को इतना आश्चर्य है कि ये वही वेदांशी है जिसने गाने की कभी एक लाइन भी उनको नहीं सुनाई, जिसकी एल्बम में आज तक कोई भी फोटो नहीं है,
कमरे के सामने छुप जाना, गैदरिंग से भाग जाना, स्कूल में अकेले बेंच पर बैठना। वह कहती है ये 11 साल का सफ़र बहुत लंबा था और आज भी वो 2 दिन का सफ़र पुणे से तय करके आई हैं आपको अपनी कहानी सुनाने के लिए। Good morning, all of you. I am Vedanshi Pairal from Pune, Maharashtra. वेदांशी की जर्नी बहुत लंबी थी, 11 साल की थी जब अब हो चुकी है। वेदांशी 1 साल से बिल्कुल अच्छी थी। जैसे ही पहला बर्थडे हुआ उसके 3 दिन बाद वो एडमिट की गई और उसके बाद में फिजिकल इश्यूज क्या है आज तक हम लोगों ने प्रोटोकॉल के पहले कभी समझ ही नहीं पाया, लेकिन सब पूरा बंद होता जा रहा है। वेदांशी ऐसी इमोशनल लड़की थी कि समाज, सोसाइटी, घर, परिवार, रिलेटिव किसी को फेस नहीं कर पाती थी। जिंदगी में वेदांशी तो हारी थी, लेकिन हर जगह से हम हार चुके थे। लाइफ समझ नहीं आती थी कैसे जीऊं इसके साथ और क्या दिनचर्या अपनाऊं कि समाज को फेस कर पाऊं। वेदांशी मेंटली अच्छी थी, आईक्यू बहुत स्ट्रांग था, बट उसके पास स्पीच था, सब कुछ था, होते हुए भी वेदांशी बिल्कुल माइंडली जैसे कि पागल बच्चे होते हैं वैसी उसकी दिनचर्या थी। कहाँ से उसकी कहानी शुरू करूँ, कहाँ से ख़त्म करूँ, मुझे कुछ समझ में इस टाइम नहीं आ रहा, लेकिन जो भी मेरे से हो सकता है बता सकती हूँ। वेदांशी जैसे ही मॉर्निंग में उठती थी, मैं मुझे 6 बजे उठाती थी स्कूल के लिए और उठाते ही बिस्तर से वेदांशी को 30 छींके, मैक्सिमम 30 छींके आ जाती थी। जैसे कि हम लोगों को कभी कब कोल्ड होता है, 5-6 छींके आ जाती हैं तो हम बिल्कुल ऐसा शरीर बिल्कुल लेस हो जाता है, लेकिन वेदांशी मॉर्निंग में 25 से 30 छींके आती थी और कंटिन्यू आती थी। जैसे मंजन ब्रश, ये इस दौरान पूरे आधा घंटे में 30 छींके हो जाती थी और बच्चे को इतना नाक से पानी निकलता था। ये स्टार्टिंग से ही था, दूसरे साल से हमें कुछ समझ में नहीं आता था। हम जाते थे हॉस्पिटल को, वहाँ पे जो भी हमें टीके बताते थे वो हम लगवाते थे, जो भी खिलाने को बोलते वैसा सब करते थे, लेकिन हमें कोई बेनिफिट नहीं होता। हम 15 दिन में ठीक कर पाते थे, 2-3 दिन के लिए दवा छोड़ पाते थे और 5वें दिन के लगभग फिर वही जर्नी स्टार्ट हो जाती। तब तो मुझे ADHD ऐसा कुछ पता भी नहीं था, लेकिन ऐसे ऐसे बहुत टाइम बीत गया। स्कूल में 2nd स्टैंडर्ड में पहुंच गई वेदांशी और वहां से हर चीज़ से भागने लगी, पढ़ाई को तो दूर, गैदरिंग, किसी प्ले ग्रुप में, हर चीज़ से हटना और एक अकेली बेंच में बैठना, बच्चे के बिहेवियर को डिस्टर्ब करना, बहुत ही उसकी भी लाइफ सुबह से लेके हाई बहुत ही डिस्टर्ब रहना। हमको, टीचर को, पेरेंट्स को, सोसाइटी के सभी लोग हटा देते थे अपने बच्चों को कि वेदांशी जहाँ खेलेगी उसके पेरेंट्स अपने बच्चों को हटा के बोलते थे वेदांशी के साथ मत खेलो, तुम्हारा बिहेवियर गंदा हो जाएगा। और वो इतना हेल्थ इशू था कि उसके शरीर के सभी पार्ट की दवाइयाँ चलती थी। ऐसा कोई उसका पार्ट नहीं है जहाँ पे दवाइयाँ नहीं चलती थी। नाक, कान, गले, पूरी रात में इतना इन्फेक्शन होता था कि गले में वो ऐसे ऐसे कबूतर जैसे बोलने की आवाज़ निकलती रहती थी। हम लोग हर चीज़ का दवा करते थे, लेकिन जितने देर के लिए दवा करते बस उतनी देर के लिए सब कुछ होता और फिर से 1-2 घंटे के लिए किसी प्रोग्राम में जाना तो संग में दवाइयाँ ले जाना। सर्दी एक बिल्कुल ऐसा जेनेटिक प्रॉब्लम जैसी थी, लेकिन हमारे घर में किसी को ऐसे सर्दी की प्रॉब्लम नहीं थी, इस बच्चे ने फेस की। और सर्दी सबसे बड़ा इशू था। ADHD हमें बाद में पता चला था, 2nd स्टैंडर्ड में स्कूल में काउंसलिंग हुई और वहाँ से हमें KIMS हॉस्पिटल पुणे से पता चला कि बच्चा ADHD है, इसलिए 2 मिनट से भी ज़्यादा कहीं रुक नहीं पाता है। लाख कोशिश करते थे पढ़ाने लिखाने, बच्चे को हर मैंने सपोर्ट किया। मैं हाउसवाइफ हूँ, कोई बिजनेस या जॉब वाली नहीं हूँ। बच्चे को बिल्कुल 100 में 100 शुरू से दिया था, लेकिन हर तरह से हारी हुई थी। अब ऐसा लगता था जब भगवान सुबह उठती थी और बोलती थी कि बाबा परमात्मा या वेदांशी के लिए कोई आसान रास्ता निकालो या फिर मेरी लाइफ को ख़त्म करो, क्योंकि हर जगह से हम हारते थे। लेकिन धीरे से एक दिन फेसबुक पे मैंने एक वीडियो देखा जहाँ पे सर बता रहे थे कि
नीम की पत्तियाँ खिलाओ। फिर 2-3 दिन मैंने रिपीट किया उसी वीडियो को डाला तो फिर और वीडियो आने लगे। फिर मैंने चालू कर दिया 28 अक्टूबर से। उसके 15 दिन के बाद मैंने सभी प्रोटोकॉल को 100 देने की कोशिश की, बट किसी दिन कुछ फैमिली इशूज हो जाते थे तो डिस्टर्ब हो जाता था। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मैंने कोशिश की, प्रोटोकॉल को फॉलो किया और आज ये रिकॉर्ड के साथ साबित कर रही हूँ कि वेदांशी की 10 साल, 1 साल तो पहले नहीं हुआ था, लेकिन जैसे सेकेंड साल में वेदांशी ने अपना शुरू किया जर्नी, उस टाइम से आज तक का 10 साल पूरा कंप्लीट हो गया। वेदांशी का हम कभी भी सर्दी ठीक ही नहीं कर पाए, जो अदर इशूज थे वो थे, लेकिन 20 दिन में मैंने नीम थेरेपी से और कुछ जो भी जरूरी थेरेपी थी, सिर्फ 20 दिन में पूरी 10 साल की सर्दी को अच्छे से क्योर किया। और जितनी भी उसकी फिजिकल प्रॉब्लम थी, कान, छींके आना, गले में, अंदर प्राइवेट पार्ट, सब चीज़ों को उसने क्योर कर लिया है। और अभी इतना सोशलिंग हो गई है कि सब बच्चों से बोलती है, अपना ग्रुप बनाती है, अपने न्यू गेम्स डेवलप करती है। अभी पिछले साल उसके चाचू की शादी थी, पूरे ऑडियो वीडियो में कहीं भी उसकी एक फ़ोटो नहीं दिखी, हर समय पीछे बैक होना। आज पूरे ग्रुप में अपनी वीडियो डालती है और स्कूल में बता के आई, जब एप्लीकेशन की मैं दिल्ली जा रही हूँ परफॉर्मेंस के लिए, तो अपने क्लास में जो यहाँ करना था वहाँ पे करके आई है। तो बहुत मुझे अच्छा लग रहा है। ये टीम, कैन प्रोटोकॉल टीम, नमिता मैम, प्रतीक्षा मैम, डॉक्टर BRC सर का बहुत तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, जिन्होंने मुझे परमात्मा की इतनी शक्तियाँ दी। मैं बयान शब्दों में इस टाइम तो नहीं कर पा रही हूँ, मेंटली तो बहुत कुछ चलता है बोलने को, लेकिन बोल नहीं पाऊँगी इस टाइम। लेकिन बहुत दिल से शुक्रिया करती हूँ कि ये सब जन बहुत खुश रहें, जैसे कि हमारे जीवन को शांति मिली और आज हमारी जीवन जीने की जर्नी ही बदल गई है। और हम आई एम सो हैप्पी, वेरी हैप्पी। अब आगे की जर्नी को, वेदांशी को मैं बहुत आसानी से जिला लूँगी और प्योर तरीके से क्योर कर लूँगी। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। थैंक यू। Hello, my name is Vedanshi Verma. I am from Pune, Maharashtra. My song name is एक जिंदगी में। वेदांशी मैं तो बादलों से दूर जाऊंगी, मैं तो अपना सिर पाऊंगी। हैं जो क्रेजी कैसे सपने मेरे, सारे चुन के मैं बुन लाऊंगी। मैं माना इस दुनिया की हुई नहीं, मैं अपनी दुनिया बनाऊंगी। कि एक जिंदगी मेरी ख्वाहिशा मैं 1 इंच पूरी करा। एक जिंदगी मेरी ख्वाहिशा मैं पूरी करा। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ। सबकी रोक है, टोक है, नोक है, जोक है, दिल में दब भी हो है ना। ये माना इस दुनिया की हुई नहीं, मैं अपनी दुनिया बना। माझी सासू तुझी मदर है, माझी होणारी हम सफर। I love your beauty, I love your fashion, तुझ्यावर थांबून माझी नजर। एक नंबर तुझी कंबर है, जाल शेकी शेकी आहे किती सुंदर। तुझं टिंपल जे पाहिजे ते गिंडे, तुझं लॉस्टिक एरिक आरश बिंबिन जाण्याची। तू माझं किन 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 हा जादू म्हणते, हा म्हणते तो स्वॅग जी आहे किती सुंदर। तुझी कंबर तुला 100 पैकी 1 नंबर, तुझी कंबर हे जाल शेकी शेकी आहे। किया और वेदांशी को देखने के बाद जो पेरेंट्स ऑनलाइन लाइव देख रहे हैं मुझे, और उनको यकीन आ गया होगा कि आपके बच्चे भी पूरी तरह ठीक हो सकते हैं। इंस्पिरेशन वेदांशी आपके लिए ऑन है।
तरफ से नमिता मैम को गिफ्ट। ये मेरी गॉड मदर है सर, मेरे गॉड फादर हैं। सिर्फ मेरी माँ ने मेरी परवरिश की है, बट ज़िंदगी जीने का असली मज़ा आज से मिल गया है और ये ज़िंदगी में बहुत दूर तक जाएगी। ये कॉन्फिडेंस बहुत ही लेस लेवल 0 पॉइंट पे था, आज जहाँ से बढ़ गया है ये बहुत बड़ी मंच पे अब काम कर पाएगी। मुझे बस यही देखना था। शारीरिक तो मैंने देख लिया था, ये जो मंच का था आज इशू ये भी दूर हो गया। तो प्रोटोकॉल में बहुत दम है, एवरीवन फॉलो करें और ये एक मैजिक है। हर क्षण हर कड़ी में प्रोटोकॉल में मैजिक ही मैजिक भरा है। विश्वास के साथ 100% प्लीज़ सभी लोग फॉलो करें। और हाँ, एक बात ज़रूरी कहनी है कि मैं इतनी बड़ी डॉक्टर अब बन चुकी हूँ कि मैं अपनी फैमिली में कोई बीमारी आने नहीं दूंगी। अगर कोई आई तो मैं सर की भी शायद ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े, मैं स्वयं क्योर कर सकती हूँ 100% के साथ। दो साल तक ऐसा कुछ लक्षण नहीं लगते थे। धीरे धीरे थोड़ा जो आई कांटेक्ट थोड़ा वीक था, फिर वो स्पीच डिले हो रहा था, ये सब धीरे धीरे उसके लक्षण जो सर ने बताया कि वैक्सीन, तो इसको सारे वैक्सीन जो बताए गए सारे पढ़ते गए, जो आज की तारीख में है जो एक्सेसिव है वैक्सीन सारे उसको पढ़ते गए। तो धीरे धीरे समय बीतता गया। फिर 3 साल में हमने कांटेक्ट किया डॉक्टर्स को, तो फिर वही माइल्ड ऑटिज्म एंड ADHD के लक्षण उसको बताया गया। फिर वही जर्नी, स्ट्रगल की जर्नी चालू हुई कि एक डॉक्टर, दूसरा डॉक्टर, तीसरे की राय, चौथे की राय, फिर वहाँ से वो थेरेपी जो अपने इसमें है, एक थेरेपी, चलो उससे नहीं दूसरे थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, सारे चीज़ एक से एक करके ये हुए। फिर काफ़ी स्ट्रगल किया, धीरे धीरे थोड़े बहुत स्पीच तो 4 साल में स्पीच थोड़े आ गए, फिर धीरे धीरे स्पीच नॉर्मल हो गया। लेकिन कुछ कुछ जो इश्यूज थे जो परसिस्टेंस है, जो जा ही नहीं रहे थे, जैसे बिहेवियर इशू थे, इरिटेशन बिहेवियर, फिर अंडरस्टैंडिंग इशू, लॉजिकल रीजनिंग इशू, ये सब चीज़ थे, मतलब चल रहे थे। फिर मेरी वाइफ प्रभा ये काफ़ी चिंतित रहती थी, एज यूजुअल चिंतित, और ये हमेशा सर्च करते रहती थी मतलब क्या है इसके बारे में। मतलब इन्होंने मेरे से कई गुना ज़्यादा इन्होंने इसके बारे में सर्च किया हो, आइदर वो गूगल हो या मीडिया हो, कहीं से भी कोई जानकारी मिलती थी तो उसको फिर उसके इंफॉर्मेशन गैदर करती थी। तो एक बार वही सर डॉक्टर PRC सर का इंफॉर्मेशन मिला और फिर वो हम लोग फिर कैन प्रोटोकॉल से जुड़े और फिर वो सारे अभी करीब 2 महीने से प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं और रिजल्ट इज मार्वलस। इसके जो कुछ बिहेवियर इशू थे जो ये बताएंगे उसके बारे में थोड़ा। प्रशिक की स्पीच तो आ गई थी 3 साल 3.5 साल में, लेकिन 4 साल से अभी वो 13 ईयर्स का है, तब से उसके बिहेवियर और उसके कंप्लेंट सुन सुन के मैं तो बहुत थक गई थी। 4 साल से 13 साल की जर्नी बस डर डर के जी रही थी। कब कंप्लेंट आती थी कि किधर से कंप्लेंट करेंगे इसके बारे में। स्कूल से भी फ़ोन आता था टीचर्स का कि आज प्रशिक ने ऐसा किया, आज प्रशिक ने ऐसा किया, तो बाकी चीज़ें तो भूल गई थी, बस डरती रहती थी कि कब किधर से कौन कंप्लेंट करेगा इसके बारे में, क्योंकि इसके टीजिंग बिहेवियर बहुत ज़्यादा था और वो किसी की सुनता नहीं था और इरिटेटिंग बहुत होता था। कहीं भी अगर फैमिली के साथ घूमने जा रहे हो तो अपना मूड ख़राब हो जाना था, क्योंकि वो हर समय इरिटेट हो जाता था और मतलब अपना भी मूड ख़राब हो जाता था सारा। जब से ये 2 महीने से मैं प्रोटोकॉल फॉलो कर रही हूँ, इतना चेंज इसमें दिख रहा है। वो इरिटेट नहीं होता, खुद से सामने से बाहर की चीज़ें मांगता नहीं है खाने को, नहीं मुझे ये नहीं खाना है। इवन कल परसों हम लोग जब ट्रैवलिंग कर रहे थे तो अपनी सिस्टर के साथ इतने अच्छे से बातें कर रहा था और सभी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा था।
और बातें कर रहा था, इंटरेस्ट ले रहा था, और मैं हमारी बातें भी अब बहुत अच्छे से वो सुनता है। तो ये सब कैन प्रोटोकॉल फॉलो करने के बाद मतलब 7-8 साल से जो नहीं दिखा वो अभी मुझे इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। रही बात अंडरस्टैंडिंग की, तो वो भी मुझे पूरा विश्वास है कि वो धीरे धीरे आएगी ही आएगी, क्योंकि अब ये हमारी बातें सुनता है, सब कुछ ऑब्जर्व करने लगा है अभी। तो इसके लिए भी मैं पूरी तरह से श्योर हूँ 100% कि वो भी जल्दी आएगी। थैंक यू। इसके लिए थैंक यू नमिता मैम, डॉक्टर बीआरसी सर कि वो हमें मिले और इनके गाइडेंस के अंदर हम लोग कैन प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। थैंक यू मैम। सर और मैम के लिए एक छोटा सा लाइन है, लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। अभी प्रशित आपके सामने एक राम स्तुति गाएगा और एक गाना गाएगा। ये उधर बैठ जा 2 मिनट के लिए। या और दुनिया को ये बताया कि ADHD एंड ऑटिज्म इज क्यूरेबल। आपने देखा आज ही हम तो वो कौन था जिसको डर लग रहा था यहाँ पे भाषण देने में, अभी थोड़ी देर पहले की बात है ना, इधर ही है ना। तो एक आम इंसान भी जब स्टेज पे आता है तो घबरा जाता है, स्टेज फोबिया जिसे बोलते हैं। और अभी आप देख रहे हैं प्रसिद्ध को एक के बजाय 2 गाना सुना दिया, राइट। तो इससे क्लियरली ये पता चलता है दैट ये जो बोलते हैं डिसऑर्डर, इट इज टोटली प्रिवेंटेबल एंड टोटली क्यूरेबल। ये मैसेज दुनिया तक जाएगी, हम आपको इसका एक चिन्ह देना चाहते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट, हम हर उदाहरण को हमेशा के लिए अपने दिमाग में कैद करके रखिए, ताकि इससे हिम्मत आएगी कि कोई भी बीमारी हो, बड़ी दिखाते हैं तो लेकिन वो ठीक हो सकती है, जैसा आपने देखा अभी। और अभी हम बात करेंगे, ये अर्नब है, अर्नब के बचपन की फोटो है जब अर्नब ठीक था, पैदा ठीक हुआ बिफोर वैक्सीनेशन। वैक्सीन लगाने से पहले छोटे में सारे उपलब्धियां थी और उसके बाद अभी अर्नब यहाँ पे आपके सामने है। अर्नब के पेरेंट, आपका स्वागत है। और अर्नब को पेरेंट्स ने जो फॉलो कराया आपने ही लिख के दिया, 100% नीट थेरेपी फॉलो कराया, डिनर भी 8 बजे से पहले अधिकतर हो गया, प्रोबायोटिक ड्रिंक 100% फॉलो किया, कोकोनट इंटेक 100% था, सनलाइट एक्सपोजर था, VIP डाइट और 0 गोल्ड वो पूरा नहीं कर पाए, लेकिन 90% तो तब भी था, 90% तो किया ही किया। उसके बाद आगे की जर्नी कैसी रही और करने के बाद क्या रहा, अर्नब की मम्मी सामने है, प्लीज। First of all, good afternoon to everyone, respected Dr. BRC sir, Dr. Namita ma'am, the whole CAN team and all the guests. I am Sneha, Arnav's mother from Nagpur. Arnav is 14 years old and I am sharing my occulting short with you, क्योंकि कहने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं। When Arnav was born, everything was okay. I mean, at the age of 11 months, he had started running, and 2 साल तक when he was being questioned, तो वो आंसर करता था। But at the age of 2.5 to 3, मैंने रियलाइज किया कि थोड़ा सा शांत हो गया था एकदम, ऑल ऑफ सडन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तो हमने एक डॉक्टर से कंसल्ट किया एंड जिसमें बताया गया कि he was diagnosed with mild autism. It was so painful and I was emotionally drained that time. They asked us to do some therapies और थेरेपीज़ में कुछ नहीं, बस उसको एंगेज रखना, लाइक कुछ एक्टिविटी दे देना, जैसे कि आर्ट क्राफ्ट है या ड्राइंग है। तो I went to Nagpur during that period and I did the therapy almost for a week. And I came back to Pune. I belong to the nuclear family since his childhood. And उसके बाद अर्नव स्कूल जाने लगा 3.5 साल से। तो एज अ नॉन कम्युनिकेटिव चाइल्ड मैं हमेशा ही परेशान रहती थी, वरी रहती थी, एंजाइटी होती थी मुझे कि हाउ ही इज़ गोइंग टू मैनेज एट स्कूल।
बट लकीली उसके जो टीचर थे शी वॉज लाइक कि मैम नो एकेडमिक्स में बहुत अच्छा है, उसको सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो कर लेगा एंड मैं मैनेज कर लूँगी. एंड हिज प्रिंसिपल ऑल्सो यूज टू प्रेज हिम अ लॉट लाइक ही इज़ अ गॉड गिफ्टेड चाइल्ड. He would like to sing a song for us. That's why he's excited. इसलिए वो माइक के लिए ढूंढ रहा है. So then when he turned 5.5 years, तो जैसे वेकेशंस शुरू हो गई थी दिवाली की, तो 15 दिन जैसे वो घर पे था. And when I tried to send him to school, so he started weeping. Something was bothering to him at school. And then again we consult a doctor, जिन्होंने बताया हमें कि उसे माइल्ड ऑटिज्म है, बट वो हाई फंक्शनिंग किड है. मतलब जो चीज़ें हम नहीं कर पाते वो कर पाता है, बट उसको दिक्कत जा रही थी. देन कोरोना आया, 2 साल वहाँ पर गए. एंड आई वॉज सिंगल पेरेंट एक्चुअली. एंड ड्यू टू फैमिली क्लैश, जो 4 से 5 साल थे उसके, जो कोरोना में 2 साल गए, फैमिली क्लैशेस में 2 साल गए, तो डेवलपमेंट पीरियड जो था अर्णव का, so that time went worst for him. Then I came back to Nagpur to live with my mother. And मैंने फिर से उसकी थेरेपी शुरू की है. और थेरेपीज बस यही होती थी कि जैसे पहले भी मैंने थेरेपीज के बारे में बताया, जब 3 साल का था तब भी थेरेपीज हुई उसकी, जब 6 साल का हुआ तब भी थेरेपीज हुई. थेरेपीज में कुछ नहीं कर, मतलब जैसे कि फिजिकल एक्सरसाइजेस कराना या फिर कुछ ब्रेन जिमिंग कराना, कुछ पजल्स दे देना, दैट्स इट, नथिंग. तो मुझे कुछ ऐसे खास रिजल्ट नहीं दिख रहे थे उसमें. सो एज अ ऑटिस्टिक पेरेंट आई केम टू नो कि मुझे उसे एंगेज रखना है दिन भर. तो मैं उसे एक्टिविटीज़ में बिजी करा देती थी, जैसे साइकिलिंग बोल दीजिए या फिर आउटडोर गेम्स, इंडोर गेम्स. आई ट्राई टू मतलब मैं ट्यूशन्स लेने लगी बच्चों के कि ही विल मिंगल विद द अदर किड्स. और 12 साल तक बस यही चलता रहा. जैसे समर में समर कैंप ज्वाइन कराना, डांस क्लास कराना, म्यूजिक में ही इज एक्स्ट्रॉर्डनरी. आई मीन उसके बाद में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, सिंगिंग, एवरीथिंग. बट वही जो है मुझे इतना प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिल पा रही थी. एंड मेरे ब्रदर है ये, इन्होंने ये फॉलो करते हैं डॉक्टर VRC सर को. एंड उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि सर ADHD एंड ASD पे मतलब उनका शुरू हो गया है. तो मैंने फॉर्म फिलअप करा. एंड सिंस 23rd of December I had just started following it almost 100%. मतलब मैंने ट्राई किया है अपनी तरफ से. एंड द रिजल्ट्स आई कुड हैव नोटिस्ड ओवर माई सन, जो इम्प्रूवमेंट और चेंजेस उसमें दिखे. तो सबसे पहले तो था कि कॉन्स्टिपेशन. मेरा बच्चा बचपन से कॉन्स्टिपेशन से इतना परेशान था, और जिस डॉक्टर के पास जाते थे तो वो मेडिसिन या एनेमा, बस दैट्स इट. दैट वाज़न्ट द परमानेंट सॉल्यूशन फॉर इट. एंड विद इन 15 डेज मैंने नीम से मुझे इतने रिजल्ट आए. मैंने नीम तो कंटिन्यू ही दिया है, भला ही कुछ मिस हो जाए कोई एक आध दिन, पर नीम में उसे रेगुलर दे रही थी. एंड उसका ऑलमोस्ट कॉन्स्टिपेशन तो ख़त्म ही हो चुका है. काम हो गया बहुत ज़्यादा, बातें मानता है, स्टबर्ननेस कम हुआ है उसका. ईची हेड था, नीम मास्क मैम ने हमें सजेस्ट किया था, तो ईची हेड हैज़ गॉन. स्मेली यूरिन हैज़ गॉन, वो भी काफ़ी मतलब सालों से चल रहा था उसका, वो एक ख़त्म हो चुका है उसका. एंड मैच्योरिटी दिखा रहा है आजकल. मतलब जैसे कि उसके कजिन्स वगैरह चॉकलेट्स खाते हैं, एंड ही ऑल्सो हैज़ क्रेविंग्स फॉर इट. पर मैं उसको थोड़ा बोलती हूँ कि नहीं बेटा आपको नहीं खाना है, आपको हेल्दी फूड फॉलो करना है, तो वो मान देता है, मुझे जिद्दी नहीं करता है. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सी चीज़ें हैं बताने के लिए, बट थोड़ा सा भूल रही हूँ मैं. बट वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन, मेरी टर्शरी प्रायोरिटी थी, आई वुड लाइक टू से कि उसका एकेडमिक में अर्णव का मतलब 1 लाइन आंसर या 2-3 लाइन वाले आंसर उसको थोड़ा डिफिकल्टी जाती थी. ऑब्जेक्टिव्स तो कर लेता था, बट अभी 2-3 लाइन वाले भी आंसर उसको स्विफ्टली कर ले रहा है वो. और मेरी प्रायोरिटी, आई नेवर हैड दैट प्रायोरिटी. मेरा पहला था कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए, बट रिकॉल कर रहा है, स्टार्टेड एक्टिंग, मतलब ठीक करता है पहले, एक्ट करने के पहले. और बहुत सी इम्प्रूवमेंट है. मेरा तो प्राइमरी ये है कि कम्युनिकेशन उसका या फिर सोशल, और उसमें भी इम्प्रूवमेंट मुझे दिख रहा है, अंडरस्टैंडिंग में इम्प्रूवमेंट दिख रहा है मुझे. एंड आई एम श्योर, डैम श्योर फॉर दिस कि वन डे
if I'm going to follow all the protocols, जैसे कि हमारे दिन की शुरुआत नीम से होती है, then DIP diet and grounding 2 times, coconut fat and neem, main thing is neem, that is very important. तो उससे मुझे रिजल्ट जल्दी आने मतलब दिखे मेरे सर में. And for this I really would like to thank Dr. BRC sir, Dr. Namita ma'am, the whole CAN team, that they are selflessly guiding us, supporting us, and मुझे एक होप भी ली है कि my son will also lead to a normal life after few months. And मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, seriously, क्योंकि मैंने 14 years से मेरे बच्चे को देखा है, and अब तक जो भी थेरेपीज की है मैंने या जो मेरे एफर्ट्स थे वो एक साइड में है, एंड ये 1 month थेरेपी एक साइड में है. और अगर इतने अच्छे रिजल्ट अगर आ सकते हैं तो डेफिनेटली आफ्टर फ्यू मंथ्स एक नया अर्णव देख पाऊंगी मैं. एंड दीज आर रियल एंजल्स ऑफ आवर लाइफ, रियली, डॉक्टर नमिता मैम, डॉक्टर BRC सर. क्योंकि मेरे को ना मुझे एंजाइटी होती थी, मैं बहुत पेन में थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं. मैं कर तो रही थी बट मुझे समझ में डायरेक्शन ही नहीं मिल रही थी कि मैं क्या करूं कि अर्णव में मुझे और जल्दी रिजल्ट्स मिले. तो दीज आर रियल एंजल्स एंड लाइफ सेवर्स ऑफ आवर लाइफ, एंड उनकी वजह से हमारे लाइफ में खुशियाँ आई है. और सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इंसान के लाइफ में होती है वो होती है पीस, वो आया है. तो थैंक यू सो मच फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट. Thank you. Thank you. तो मैं आपसे भी बहुत सर्च करती थी, वीडियोस देखती थी, डॉक्टर BRC के वीडियोस, डॉक्टर वली, डॉक्टर मनीष, आप लोग के वीडियोस देखती थी. इनका डाइट काफ़ी हद तक कंट्रोल में रखती थी, तो दे स्टार्टेड इम्प्रूविंग. बट आई वॉज अ प्रोफेशनल राइटर. मैंने अपना प्रोफेशन छोड़ा बिकॉज ये लोग इग्नोर हो जाते थे और सिम्टम्स उनके बहुत उभर के आ जाते थे वापस. आगे फ्यूचर मुझे नहीं दिखता था कि क्या करना है. इनको सिम्टम्स ही मैनेज करना है, पूरी लाइफ यही बताया गया है, बिकॉज देयर इज नो क्योर फॉर, देयर वाज नो क्योर एज सच अंटिल अभी 1.5-2 महीने पहले मुझे कैन के बारे में पता चला, कैन प्रोटोकॉल के बारे में. और आई गॉट इन टच विद द टीम, डॉक्टर नमिता, आई गॉट इंक्लूडेड इन द ग्रुप. वहाँ से मुझे डाइट, नीम, एवरीथिंग आई गॉट टू नो. पूरे दिन का रूटीन 60 to 70% ही मैं फॉलो कर पाई प्रोटोकॉल. बट आकाश में अगर मैं बताऊँ तो he has speech issues and understanding behavior little bit difference आया, very significant difference. He's trying to communicate more. Social नहीं था पहले. He wants to communicate with other children now. Abhyuday, okay. Behavioral symptoms हैं इनके, स्किन एलर्जीज थी, नीम एंड मेन थिंग इज डाइजेशन दोनों का बहुत गड़बड़ रहता था विद हिज years and years of constipation. नीम जैसे ही मैंने स्टार्ट किया, सेम जैसे दूसरे बहनों ने कहा, 3 days के अंदर देयर कॉन्स्टिपेशन वाज treated immediately with नीम. बाकी चीज़ें मैंने करी हैं बट नॉट 100%. बट नीम आई मेक श्योर आई एम गिविंग एवरी डे to them, and I am also taking myself. It has made me calmer also. आकाश, ये आपके लिए, और आपकी कहानी से बहुत लोग इंस्पायर होंगे और कैन प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे. थैंक्स फॉर कमिंग. थैंक्स फॉर कमिंग. धन्यवाद. थैंक यू. तो आप अभी बार बार सुन रहे हैं नीम के बारे में, तो नीम के लिए और थोड़ा एनलाइटन करेंगी डॉक्टर नमिता प्लीज. ये मेरा बेटा, मैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से हूँ, लेकिन चित्रकूट में इस समय मैं जॉब करती हूँ, तो फील्ड वर्कर हूँ मैं, ग्राम पंचायत अधिकारी. सर ये मेरा बेटा
छोटा था तो 5-6 महीने का था, तो मैं इसको जब भी कोई आवाज़ लगाओ तो ये सुनता था, उस समय सुनता था, उसका रिएक्शन भी करता था। लेकिन क्या कहते हैं, जब बुलाओ भैया खाना, ये मुंह से बोल नहीं पाता था, स्पीच इसकी नहीं थी। दूध पीना है तो बोतल ऐसे पकड़ के कि हाँ पीना है, और दूध के लिए बोतल पकड़ता था, पानी के लिए ऐसे करता था हैंड से कि ऐसे पानी पीना है मुझे। लेकिन क्या कहते हैं, फिर सर इसको जब मैं धीरे धीरे मैं समझ ना पाई कब इसको क्या हो गया, कि जब ये इसका 1.5 साल का टीका लगा तो इसमें सर इसका जो पैर है, चलते चलते खूब उस समय दौड़ रहा था, चल रहा था, लेकिन चलते चलते ये दोनों पैर से एकदम लुंज टाइप का हो गया। चलते चलते रुक जाए, बैठ जाए ऐसे ज़मीन में, फिर उठाऊं तो ये बिल्कुल चले ही ना एकदम से। फिर 10-5 मिनट इसकी मालिश करूं मैं अच्छे से, तब जाके थोड़ा बहुत ये चलना शुरू किया था। और फिर उसके बाद स्पीच फिर भी इसकी नहीं आई। ये लगभग 2 साल का हुआ तब 1 सप्ताह तक इसने मम्मा मामा मामा किया है। उसके बाद फिर 1 सप्ताह आइया आइया और मामा मामा, ये 2 वर्ड्स इसने शुरू किए थे। 1 सप्ताह में इसने फिर बंद कर दिया। फिर से मैं डॉक्टर के पास जब गई, इसका जब पैर लुंज टाइप का हो गया, तो मैं गई तो उन्होंने दवा दिया, डॉक्टर हेमंत मौर्य सर थे, उन्होंने दवा दिया, दवा से ठीक हुआ। लेकिन फिर मैंने उनसे कहा कि सर ये अभी बोलता नहीं है, तो उन्होंने कहा कि हियरिंग डॉक्टर को दिखा दो। तो हमारे प्रयागराज में है डॉक्टर अजय शुक्ला, शांति विलास हॉस्पिटल है उनका, तो हमने वहाँ दिखाया। तो वहाँ फर्स्ट रिपोर्ट में ये एकदम नॉर्मल था, इसकी लिसनिंग जो है 100% थी, एकदम नॉर्मल था। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि उसमें चिलेट बोलते हैं, तो आप वेट कर लीजिए। फिर सर मैं कहीं नहीं गई, मैं 3 साल तक वेट करी इसका। उसके बाद भी जब स्पीच नहीं आया, फिर मैं दोबारा गई उन्हीं के पास जांच कराने। तो उन्होंने कहा कि फिर उनको पता नहीं क्या इसमें फॉल्ट आया, उन्होंने रिपोर्ट देने से ही मना कर दिया, रिपोर्ट नहीं दिया। 1 महीने तक मुझे दौड़ाते रहे, आज मशीन ख़राब है, गई है बनने के लिए। फिर हमने दूसरी हॉस्पिटल फिर बैरा जांच करवाई इनकी। दूसरे हॉस्पिटल में जब मैं गई तो वो डॉक्टर मंगल सिंह थे, सर्वोदया हॉस्पिटल। फिर उन्होंने कहा कि इसकी बैरा, फिर वहाँ मैंने करवाई तो उन्होंने बताया कि ये प्रोफाउंड लेवल में पहुँच चुका है, मात्र 10% सुनने के चांसेस हैं, इसके 90% लॉस हो चुका है इसका। फिर सर वहीं से फिर हमारा दिमाग ही काम ना किया कि हम जाएं तो कहाँ जाएं। फिर हमने कहा कि कोई सॉल्यूशन बताइए, इसका क्या करें हम। उन्होंने कहा कि इसका एक ही वो है इलाज, कान में मशीन लगवा दीजिए हियरिंग की। हमने हियरिंग मशीन लगवाई और कहें उसमें भी बहुत कम चांस है कि इसको सुनाई दे। लेकिन क्या कहते हैं, हियरिंग मशीन मैंने लगवाई 40,000 रुपये की। हियरिंग मशीन जब मैंने लगवाई उसके बाद भी लगभग 1 महीने कहीं धीरे 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 वैल्यूम आ जाएगा, फिर भी नहीं आया। तो और फिर उसी समय सर मैंने सर का प्रोटोकॉल देख लिया था फेसबुक में। तो लगभग सितंबर में, अभी सितंबर में हमने देखा था, सितंबर में सर देखा था। तो फिर स्पीच थेरेपी के लिए उन्होंने कहा था डॉक्टर साहब ने, तो मैं स्पीच थेरेपी भी साथ में करवा रही थी। तो स्पीच थेरेपी में चूँकि इसके गले से ही आवाज़ नहीं निकल रही थी, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं निकल रही थी कि हाँ बुलाऊं पापा तो ऐसे होंठ बजाए ऐसे करके कि इसी तरह पापा बोलते हैं। इसको ये फिर समझ में आ रहा था कि पापा ऐसे ही बोला जाता है, लेकिन गले से आवाज़ नहीं निकलती थी। स्पीच से तो स्पीच थेरेपी से कुछ तो इसमें फर्क आया था, जैसे ओम 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 निकलना शुरू हो गया था इसके गले से। लेकिन फिर उससे भी बहुत ज़्यादा नहीं फर्क हुआ। फिर मैंने उन मैडम से कहा कि मैंने देखा है BRC सर का, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आपका मन है तो आप कर लीजिए, लेकिन वैसे कुछ होता नहीं है, सबका अपना वो है कि अपना प्रचार है, सब करते हैं, किसी का कुछ होता नहीं है इसमें। तो मैंने कहा कि और तो कोई सर मेरे पास कोई रास्ता था ही नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि या फिर ये होगा या फिर वो कौन सा इम्प्लांट होता है, कॉक्लियर इम्प्लांट कान का, चाहे वो करवाइएगा। और सर उसमें लगभग 14 से 15 लाख रुपए बताया था उन्होंने खर्च। फिर हमने कहा कि ये तो अभी हमारे बस का नहीं है। फिर हमने सर का प्रोटोकॉल शुरू किया। फिर सर का फॉर्म भरने में मुझे 1 महीने लग गए, अप्लाई करने में।
लेकिन फिर मैंने जब अप्लाई किया तो धीरे धीरे मुझे डाइट चार्ट मिला, बच्चे की थेरेपी, गले की थेरेपी, कान की थेरेपी। सर मैंने वर्चुअल ओपीडी में लिया था, तो ये सारी मिला, हमने किया। हमारे बच्चे जब इसके गले में मैं थेरेपी कर रही थी तो दूसरे दिन से ये अपने आप से शुरू हो गया कि हाँ अम्मा यहाँ से निकल रहा है मेरे, उसको लग रहा था कि यहाँ से मेरे निकल रहा है आवाज। फिर हम सिर में याददाश्त इसकी बिल्कुल भी नहीं थी कि हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, और इसके सिर में ऐसे फंगस जैसे लग गए थे, ऐसे चकत्ते चकत्ते वाइट, पूरा वाइट हो गया था सिर इसका। लेकिन नीम थेरेपी, कोकोनट और ये प्रोबायोटिक ड्रिंक जो है, इससे सारे चीज़ हमने फॉलो किया सर के। आज मेरा बच्चा पहले से बहुत इम्प्रूवमेंट है। अब ये माँ, पापा, बाबू, अपना नाम बताएगा, मैं बाबू, पापा, सेब, पानी, सारी चीज़ें ये कहता है जो मैं कहलवाती हूँ। 1 से 5 तक की गिनती ये बोल लेता है। अभी स्कूल में एडमिशन नहीं है लेकिन फिर भी ये थोड़ा बहुत बोल लेता है। आपको ये छोटा सा होना यश फ्लिपकार्ट हो, मीशो हो या हमारे वेबसाइट पे, और हाँ अपने सब यूज में भी ये अब मिलने लगेगा। आइए इसको, अरे मैं जूम करके एडिट करके इसमें ला सकता हूं। इसमें यहाँ पे QR कोड दिया हुआ है, इस QR कोड से या यहाँ पे दिया है। और जो हमारे पत्रकार भाई हैं आज जो आए हुए हैं, आपका गिफ्ट भी आज का यही है। और 1 महीने बाद पूछूंगा आपसे कुछ फर्क पड़ा कि नहीं। और इम्पोर्टेंट क्या है कि अगर कुछ फर्क पड़ेगा तो भी आप आगे फैला देंगे, और अगर कुछ फर्क नहीं पड़ा तब भी आप लोगों को बता देंगे, है ना। तो इसीलिए अभिनव जी ने बड़ा ही केयरफुली इसको तैयार किया है, बिकॉज हमें पूरा यकीन है, हमने देखा है कि फर्क पड़ेगा। और उसके लिए सारे पत्रकार जाने से पहले यहाँ जो खाना मिलेगा वो तो इस हॉल का ही वेंडर है, उसका तो मैं कुछ नहीं कह सकता। तो एक बार और खा लीजिए केमिकल वाला, जब इतने साल से खाया है ना। लेकिन आज से घर जाके ये एक इंसान के लिए, एक दिन के लिए, 1 महीने के लिए काफ़ी है राशन, 1 महीने का राशन है। तो इसका जो MRP है हमारी वेबसाइट से 890 है, लेकिन अमेजन में जाएंगे तो एक रिटेलर जोड़ लिया तो 10% उसको भी देना पड़ता है, तो वही चीज़ 990 हो गया, ठीक है ना। लेकिन 1000 से नीचे फॉर 1 पर्सन फॉर 1 मंथ ऑफ राशन, राइट। तो और हमारे मीडिया पत्रकारों के लिए तो ये आज का गिफ्ट या तोहफा है हमारी तरफ से। तो अब इसके साथ ही लॉन्च के साथ हम इस जो कॉन्फ्रेंस का पहला पार्ट या दूसरा पार्ट खत्म होता है। अब हम पत्रकारों के लैंड मेरे पास थी और हम लोग वीडियोस वगैरह देखते थे। तो अजय जी हैं जिनके मैंने वीडियोस देखे, वो मेरे नगर से हैं, जिनको मैं प्रोत्साहित उनके पास गया और उनका कीना नगर में हम लोगों ने जो है ट्रेनिंग ली, और उसी के ही बाद हम लोगों ने मिल के इस पे काम करना शुरू करा। इसीलिए कैमरे वाले को बुलाया गया था। ठीक है, तो आज इस मौके पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती के मौके पे ये बॉस दैट इज नेचुरल DIP टाइप बॉस, ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, शुगर और सिकनेस के लिए। और हमें ये पता है और हमारे सदस्य को पता है कि जब वो ये लेंगे या जो लोग ले रहे हैं उनको पता है कि जो बीमारियां हैं, चाहे BP है वो नॉर्मल हो जाती हैं बड़ी तेजी से, शुगर नॉर्मल हो जाता है बड़ी तेजी से 1 हफ्ते के अंदर, 3 से 3 से 1 हफ्ते के अंदर, मोटापा 1 महीने में 10% वेट कम, फिटनेस ये सब भी 1 महीने से 3 महीने में ठीक हो जाता है। तो मैसेज बड़ा क्लियर है, आप केमिकल फ्री खाइए, चाहे कहीं से भी लीजिए, और सबसे सस्ता अगर केमिकल फ्री वाकई में लेना है तो वो अभिनव जी के साथ आज हमारे किसी भी ऑनलाइन स्टोर से ये हमारे ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। आपके लिए आपके डाउट को क्लियर करने के लिए जो भी किसान है, वो किसान भाई हमारे साथ यहाँ बैठे हैं जो यही काम कर रहे हैं, ऑर्गेनिक का काम कर रहे हैं, उनसे सवाल पूछ सकते हैं, हमसे सवाल पूछ सकते हैं, इनसे सवाल पूछ सकते हैं। नाउ द फील्ड इज ओपन फॉर द यूट्यूब आस्क। सर, ट्रम्प ने WHO से अभी किनारा कर लिया, जो आप लगातार क्रिटिसाइज कर रहे थे WHO को, तो ट्रम्प ने किनारा कर लिया है और कहा है कि अब हम WHO में बहुत सारी अनियमितताएं हैं, ऐसा
स्टेटमेंट है उनकी, और इसलिए हम अब उससे बाहर जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा क्लियरली बाहर जा रहा है। तो आपका दावा कोई कुछ लगता है कि सही है कि भाई WHO में ही कुछ गड़बड़ है, क्या कहेंगे आप? हाँ, अब देखिए ना, ट्रम्प के जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं जूनियर रॉबर्ट केनेडी, जो पिछले 25 साल से बोलते आए हैं कि WHO गड़बड़ कर रहा है, उन्हीं को ट्रम्प ने अपना हेल्थ सेक्रेटरी बना लिया है। और आज उस देश की हालत मैंने बताया भी ऑक्सीजन के कॉन्टेक्स्ट में, ये किसी भी बीमारी में USA नंबर 1 पे है। तो वही चीजें सिद्ध हो रही है, उनका जो ऑप्शन नहीं है। WHO से बाहर जाएंगे तो अपना मनमाना कर पाएंगे, WHO में रहेंगे तो वैक्सीन तो उतना ही लगाना पड़ेगा। अब बाहर चले गए WHO से तो हर हफ्ते एक वैक्सीन कम करके जा रहे हैं। तो ये इंस्पिरेशन है दुनिया के लिए, ये एक इंडिकेशन है कि WHO का मकसद सिर्फ और सिर्फ फार्मा कंपनी का सपोर्ट करना या अपने लिए पैसे बनाना है। जैसे आप यहाँ पे ऑर्गेनिक खेती की अगर बात कर रहे हैं, तो जो केमिकल खेती होती है उसमें ज़्यादा फायदा लग रहा है आपको, या जो ऑर्गेनिक खेती है इसमें? और फिर ज़्यादा बढ़त किस में है, ज़्यादा पैदावार किस में है, कैसे आप इसको मैनेज करेंगे? ऐसा है जी, ये ऑर्गेनिक में फायदा 3 साल के बाद आना पूरा शुरू करता है। जो आज डाई वगैरह से करे थे तो 3 साल लगते आने के लिए 3 साल में वही खेती आ जाती है जहाँ हम यूरिया और डाई से केमिकल से कर रहे थे, 3 साल के बाद वहीं पे आ जाएगा। इसमें जो है हम 1 एकड़ में जो हम अपना ये बनाते हैं 20 किलो गोबर, 20 किलो गौमूत्र, 1 किलो गुड़, 1 किलो बेसन, 1 किलो पीपल के गले की मट्टी, इसका हम घोल बना के इससे तैयार करते हैं अपना खाद। सर एक क्वेश्चन है सर, इसमें किट में क्या क्या है वो थोड़ा बता दीजिए। और सर पहले एक क्वेश्चन ये है कि आपके पास 125 किसान है बस अभी, पूरे देश की अगर आधी जनसंख्या भी अगर आपका प्रोडक्ट खाती है तो कैसे उसकी पूर्ति करेंगे आप? हाँ, हम तो ये चाहते ही नहीं कि आधी जनता का, हम तो एक मॉडल दिखा रहे हैं आपको, ये बता रहे हैं कि पॉसिबल है कि जिस रेट में केमिकल वाला खाना मिलता है उसी रेट में हम ऑर्गेनिक हम दे सकते हैं, और हम कैसे दे पा रहे हैं ये भी हम बता रहे हैं, जिससे मुझे उम्मीद है कि हमारी तरह और बहुत सारे लोग मोटिवेट होंगे और वो भी इसी काम में लग जाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं। ये हमारा मेरा मुख्य काम नहीं है, लेकिन एक मेरा काम है लोगों को रास्ता दिखाना। तो मुझे लगता है भविष्य में देखेंगे कि हमारी तरह के बहुत लोग हर जगह होंगे, तो उससे पूछते लोग सीधा अगर आप इस डाइट पे जाएंगे, ऑर्गेनिक कह रहे हैं या केमिकल फ्री पे कह रहे हैं, तो पूरी दुनिया का प्रोडक्शन आधा हो जाएगा लगभग। तो फिर तो रेट बढ़ेंगे, क्योंकि अगर पूरी दुनिया का पेट कैसे भरेंगे? अभी तो आप बात कर रहे हैं पूरी दुनिया के पेट भरने की, लेकिन दो बात मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि इतना लैंड में एक किसान 3 महीने कमाने के काम करने के बाद उसको 2000 रुपए मिलते हैं, है ना। मैं तो चाहता हूँ कि रेट बढ़ जाए। सोच के देखिए, 3 महीने लगातार काम करने के बाद 2000 रुपए की कमाई, तो पर महीने कमाई कितनी हुई? 600 रुपए 700 रुपए हुई ना, है ना। तो मैं तो चाहता हूँ कि इनका रेट ना खाने पीने का रेट, दाल है चावल, इनका रेट 100 रुपए किलो ना हो, 1000 रुपए किलो हो, तब आप एक दाना चिप चिप के खाएंगे। नहीं तो आधा प्लेट आप देखिए किसी होटल में जाके प्लेट नहीं पड़ जाते हैं, खाना बर्बाद होता है। तो खाने की कमी इसलिए नहीं है कि पैदावार कम है, खाने की कमी इसलिए कि खाना बर्बाद हो रहा है। बर्बाद क्यों हो रहा है? क्योंकि खाने को बहुत सस्ता किसानों से लिया जा रहा है। सोच के देखिए कि भाई इतना बड़ा काम है, मैदान है जिसमें 3 महीना काम करना, फिर मुझे 2000 प्रॉफिट मिलेगा, अगर वो बिक गया तो, नहीं तो वो भी नहीं मिलेगा। डॉक्टर साहब, जैसे कि सरकार भी यूरिया और DIP आधी बेची है, वो गोबर और गौमूत्र नहीं बेची, क्या आपको लगता है कि अगर सरकार ऐसा कुछ करने लगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि सारे किसान ऐसे काम करने लगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये फिर कितना पॉसिबल होगा? देखिए, ये सरकार नहीं करेगी, सरकार जो करेगी तो उनको डायरेक्ट बेनिफिट है। ये तो हमें मुहिम बना के अभिनव जी की तरह हम लोगों को लगना पड़ेगा, हमें ही अपने मिशन में क्रांति करनी पड़ेगी, सबको मिलकर। सारे काम सरकार करेगी क्यों? कुछ काम ये बच्चों को भी करना चाहिए। सर, ये जो 1 महीने का पैक है आपका, इसमें क्या क्या आइटम है, क्या आप इसको शो कर सकते हैं?
मैं आपको तो बता देता हूँ, जो बेसिक नीड है आपकी किचन की, जैसे आपकी दालें हो गई, डॉक्टर साहब के मिलेट्स हो गए, कुछ मसाले हैं, इसमें सॉल्ट है आपका, तो 1 महीने के लिए 1 पर्सन के लिए इसमें हमने दालें, मिलेट्स, मसाले और सॉल्ट दिया गया है। 8 तरह के दालें हैं, 5 तरह के मिलेट्स, 8 तरीके की दालें हैं, 5 तरीके के आपके मिलेट्स हैं, 5 तरीके के आपके मसाले हैं और आपका सेंधा नमक है। और उसको बनाने की विधि भी है ऑयल फ्री, इसलिए ऑयल की जरूरत नहीं आपको। और टेस्टी खाना बिना ऑयल के कैसे बनाएं, चाहे दाल हो चाहे सब्जी हो। सर अभी आप जैसे किसी वैक्सीन की बात कर रहे थे, तो जैसे कि अगर मान लो किसी के चोट लगती है, जैसे लोहा, जैसे फिटनेस के जैसे की बात करते हैं, तो लोग उससे डरते नहीं थे कि अगर नहीं लगाएंगे तो जैसे बॉडी बिल्ड हो जाएगा। हाँ, देखिए जिस तरह से आपको डराया गया कि कोरोना है 2 खुराक वैक्सीन लगाओ, आप भी कर गए, आपने उसे लगाया भी होगा, जबकि मैं तो बताता है कि कोई वैक्सीन का कोई लोग नहीं, वैक्सीन से लोग मरने वाले लोग मरीज हैं। ठीक उसी तरह से आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि फिटनेस का इंजेक्शन का कोई रोल नहीं है फिटनेस को रोकने के लिए, उतना ही रोल है जितना रोल अगर आप पंडित जी के पास जाए वो टीका लगा दे, आपको चोट लगे, पंडित जी फिटनेस ना हो टीका लगा देगा, उसका जितना रोल है वो सिर्फ फेक की बात है, बिलीफ की, साइंस नहीं है, साइंटिफिक कोई प्रूफ नहीं है। जिस तरह से जब आपको मुसीबत आती है भगवान के पास जाते हैं तो वो एक फेक की बात है, तो आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, ठीक है ना, साइंस नहीं है। अच्छा, अब आपका सवाल आएगा तो करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए जो मैं बताया, जो दुनिया का सबसे तगड़ा पेस्टिसाइड है वो है नीम का पेड़। नीम के पेड़ में कभी आप कीड़े मकोड़े नहीं देखेंगे, कोई खा गया दीमक खा गया देखेंगे नहीं, नीम के लकड़ी में दीमक खा गया नहीं देखेंगे, ठीक है। तो हम अपने पेशेंट को जब भी नहीं चोट लगती है नीम का पत्ते का पेस्ट बनाया पानी से और वहां पे लगा दिया तो बिल्कुल तेजी से ठीक होता है। अगर मुंह में जो कैंसर वाले पेशेंट होते हैं पूरा मुंह गल जाता है तो नीम का ही कुल्ला कराते हैं, नीम का ही दतून कराते हैं, वो पाउडर फॉर्म में कराते हैं। तो आंसर है कि नीम खाओ और नीम लगाओ, तो कोई भी चाहे वो टिटनेस का कीटाणु हो, चाहे वो रेबीज के वायरस हो, वो टिक नहीं सकता। और जो मैं बता रहा हूँ ऐसा नहीं कि मेरा कोई अपना खोज है, ये हमारे आयुर्वेद में लिखा हुआ है और ये चीज मैंने अपनी ग्रीन कोड किताब में डाला है, सारे रेफरेंस मॉडर्न रेफरेंस भी डाले मैंने और आयुर्वेदिक रेफरेंस भी डाले। सर जो केमिकल फ्री किसान फसल उगाता है वो मार्केट में नहीं बिकती, वो यदि आपको बेचना चाहे तो वो किस माध्यम से जुड़ जाएगा? हाँ, वो अगर बेचना चाहे तो हम तो स्वागत करते हैं, 125 को हर दिन अभिनव जी जोड़ना चाहते हैं तो हमारा यहाँ पे वेबसाइट है distribute.com, वहाँ जाके हमारे फोन नंबर है, हमारे एड्रेस है, जुड़ सकते हैं। एक आदमी 1 महीना एवरेज 1 एवरेज। अगर आपके घर में 4 लोग हैं तो 4 डब्बे चाहिए, जिनकी 4 डब्बे लगभग 3800 रुपीज में 3700 रुपीज में पूरे महीने का खाना पीना हो गया। जैसे कि आप मेडिकल इंडस्ट्रीज इसके द्वारा जो है कैंसर के मरीजों को भी राहत है, क्योंकि कैंसर से सब डरते हैं और करोड़ों रुपए खर्च करते, लाखों रुपए खर्च करते, तो क्या कैंसर के पेशेंट को क्या सुझाव देना चाहिए? देखिए, कैंसर से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अभी भी आपको स्टेज में 2 उदाहरण दिखाए, बल्कि पहले भी आज ही शुरुआत में भी 2-3 उदाहरण दिखाए। कैंसर से डरने की जरूरत नहीं, कैंसर के इलाज से डरने की जरूरत है। किसी भी कैंसर पेशेंट से मिलिए, उनसे पूछिए कि पहले क्या हुआ था, छोटा सा कुछ हो जाता है और डॉक्टर बोलते बायोप्सी करेंगे, बायोप्सी करते ही वो बिगड़ जाता है मामला। ऐसे में आपको अभी आप लोग सब पास में है मेरे, मैं आपको फोटो दिखाता हूँ, आचार्य मणि जी है यहाँ पे, उनके पास ऐसे बहुत सारे फोटो है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये कैंसर की वजह से नहीं बीमारी पड़ी है, कैंसर के बहाने जो बायोप्सी की गई है वो बायोप्सी से कब हालत खराब होती है उसका उदाहरण मैं आपको दिखा दूं। मनीष जी, हाँ आइए सर, अभी की बात यहाँ बैठ गई, एक बार खबर दिखा दीजिए। आप ये ध्यान से देखो फोटो बीच वाली, ये पेशेंट को दांत में दर्द हुआ था, इनको दांत में दर्द हुआ था, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला अकल दाढ़ निकालनी पड़ेगी, तो बंदा निकलवा ही लेता है, अकल दाढ़ निकलवाई, 15 दिन बाद दोबारा दर्द शुरू हो गई, डॉक्टर के पास गए, कहता कुछ और लग रहा है, बायोप्सी कर देते हैं। इन्होंने बायोप्सी करवा दी, अच्छा बायोप्सी की रिपोर्ट नॉर्मल आई, यानी कि कोई कैंसर नहीं है, लेकिन 1.5 साल बाद ये हालत हो गई। ये देखो 1.5 साल में ये हालत हो गई। अब मैं आपको एक आधा और दिखाता हूँ,
अब ये पेशेंट है, इनको कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। नाक पे एक दाना है, ये दाना 4 साल से था इनको, यानी कि 4 साल से इनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वाइफ के कहने पे, दोस्तों के कहने पे पहुंच गए डॉक्टर के पास, क्योंकि इनका आयुष्मान योजना का कार्ड बना हुआ है, इलाज फ्री होता है, सरकार पैसे देती है और पैसा टैक्स पेयर का है। अब सर इलाज फ्री होगा जी, तो पहले क्या होगा, ये बायोप्सी होगी, तो बायोप्सी करी, रिपोर्ट नॉर्मल आई, नॉर्मल तो मतलब कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन 2.5 साल बाद इनकी ये हालत है। तो ये इसलिए आप बताओ कि किसका कसूर है ये, बायोप्सी से पहले, बायोप्सी के बाद, और इनकी अभी पूरे 24 दिन पहले डेथ हो गई इनकी। हम भी कुछ नहीं कर पाते ऐसे पेशेंट। सर यहाँ ऊपर ये अच्छा वहाँ, हाँ प्लीज बताइए। मेरा सवाल ये है कि आपका प्रोडक्ट तो ठीक है, लेकिन अगर डायरेक्ट किसानों से ही लिया जाए तो इसमें कितना प्रॉफिट होगा जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए? हाँ नहीं, उसी में प्रॉफिट है। जैसे अभिनव जी आप तो गेटअप में है, आप कभी इनके खेत में आइए, ये ऐसे ही मिलेंगे। आप एक कहावत शुरू करो, जैसे वो कहते हैं ना, कुछ दिन गुजारो गुजरात में, आप बोलो आओ हमारे खेत में। हाँ, इनके खेत से आप आइए। किसानों से मेरा एक सवाल है सर, सबसे पहले आप ये ऑर्गेनिक फार्मिंग कब से कर रहे हैं और करने का तरीका क्या है? भैया 1 मिनट में फोटो दिखा दो, इनको पता लग जाए लोग बच्चों कैसे फंस रहे हैं। अब ये देखो, एक बच्चा है, बिल्कुल नॉर्मल बच्चा है, ये इसको कोई दिक्कत नहीं है, कान के पास इसके थोड़ा सा मांस पड़ा हुआ है, और ये इसको 1.5 साल से था, इसको कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन माँ बाप को टेंशन होती है, डॉक्टर के पास चले, इलाज फ्री होगा, भारत सरकार ने कार्ड बना रखा है। ये हॉस्पिटल पहुंच गए और हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बोला कि बायोप्सी करके देखेंगे। अच्छा, उन माँ बाप को पता नहीं था बायोप्सी होती क्या है। बायोप्सी कराई और 1 साल और 2 महीने के अंदर बच्चे की ये हालत हो गई है। जितना बड़ा सिर है उतना बड़ा सिर एक और डेवलप हो गया। अब मुझे बताओ कि ये किसने किया इसको, ये कैसे हो गया ये? तो हम सिर्फ ये एक बात बोलना चाह रहे हैं कि जो टेस्टिंग है, टेस्टिंग बायोप्सी, पेट स्कैन और मेमोग्राफी, ये अपने आप में खतरनाक है, क्योंकि ये कैंसर क्रिएट करती है। तो सर ने कल एक बात बोली थी कि मैं पैसे देने को तैयार हूं, जो आपने चैलेंज बोला था कि मुझे कोई बताए कि बायोप्सी से, पेट स्कैन से और मेमोग्राफी से कैंसर नहीं फैलता है, तो सर कितने का इनाम बोल रहे थे कल आप? 10 लाख का इनाम है। भैया आप ये साबित कर दो इससे नहीं फैलता, तो कोई पेपर दिखा दो, हम तो पेपर का भंडार है, हमारी किताबों में दर्ज है। तो अगला सवाल जो था, जी सर, मैं किसानों से सवाल पूछना चाहता हूँ, मैं सुनीता यादव ग्लोबल न्यूज से। सर आप ये ऑर्गेनिक फार्मिंग कब से कर रहे हैं और थोड़ा करने का तरीका भी अगर आप थोड़ा सा संक्षेप में बता पाए, और अगर आप कीड़े मकोड़े हो जाते हैं फार्मिंग में, उसको आप कैसे ठीक करते हैं, मैनेज करते हैं? पहला सवाल ये है जी, मुझे 6-7 साल हो गए करते हुए ऑर्गेनिक, और कीड़ों मकोड़ों के लिए नीम के पत्तों का भी प्रयोग करते हैं, छाई का प्रयोग करते हैं, उसके लिए हम स्प्रे करते हैं उससे कीड़े मकोड़ों के लिए, और जो उसमें घास होती है उसके लिए हम करते हैं नलाई गुड़ाई से तैयार होते हैं, कोई केमिकल वगैरह से हम उसकी घास वगैरह नहीं मारते। मेरा सवाल डॉक्टर साहब ये है कि जैसे जानना चाहूंगा कि जो आप फार्मिंग करते हैं, मेडिकल जो आपका लैंड है उसको जैविक होने में कितना टाइम लग जाता है? 1 मिनट में आपको बोल देता हूँ। अभी हम लोगों ने चंडीगढ़ में एक प्लांट लगा दिया है, जल्दी हम बाकी शहरों में लगाएंगे। चंडीगढ़ में 1100 भारतीय गायें हैं, उनका गोबर, गोमूत्र से हम खाद बनाना शुरू कर चुके हैं, जो इन किसानों को देंगे। और अभी देश के और भागों में जहां जहां ऐसे किसान होंगे उनके पास ही प्लांट लगाएंगे, जहां उनको ऑर्गेनिक, मतलब ऑर्गेनिक नेचुरल खाद, नेचुरल गोमूत्र, नीम के पत्ते और गुड़ के साथ, जो हमारे राज्यपाल भी हैं, आप जानते होंगे, गुजरात के देवव्रत जी, और वो खुद 1999 में डॉक्टरों ने उनको जवाब दे दिया था, और उन्होंने इसी डाइट को फॉलो करके, उनका इंटरव्यू बड़ा वायरल हो रहा है आज की डेट में, उन्होंने खुद बताया कि मैंने फ्रूट और सलाद, नीम के पत्ते, इनका काढ़ा पी के मैंने अपने आप को जिंदा किया। और आज गुजरात के राज्यपाल है, पहले हिमाचल के राज्यपाल थे, और हिमाचल भारत का पहला प्राकृतिक खेती को करने वाला 90% किसान वहां करते हैं, राज्य बन चुका है। तो अभी हम रोज की 2500 किलो खाद बना रहे हैं, और ऐसे ही हम धीरे धीरे, और हमने बोला जो गरीब किसान होंगे हम उनको उनका गोमूत्र की बनी खाद, स्लरी बोलते हैं उसको, वो भी फ्री उपलब्ध कराएंगे। जो खरीद सकता होगा उसको बेचेंगे, जो नहीं खरीद सकता होगा उसको फ्री उपलब्ध कराएंगे। और ऐसे हम प्लांट और भी जगह लगाएंगे, जिसको हम गोबर गैस प्लांट बोलते थे, आजकल उसको बायोगैस प्लांट बोलते हैं।
थैंक यू। कुछ पूछ रहे थे, पीछे से आवाज आ रही थी। सर मैं विभोर कथा डी5 चैनल से, मेरा सवाल किसानों से है कि मिट्टी को जैविक होने में कितना समय लग जाता है? मिट्टी को जैविक होने में 3 साल लगते हैं जी। और सर जो घास हो जाती है उसको कैसे साफ किया जाता है? घास को तो जी नलाई से साफ किया जाता है, नलाई उड़ाई से, कोई केमिकल से नहीं कराया। सर मैं राजेश आर्य बड़ी न्यूज। मेरा सवाल ये है कि केमिकल खेती से, केमिकल जब खेती में डालते हैं तो क्या जमीन बंजर होने के चांसेस भी रहते हैं? बंजर होने के लिए 101% रहते हैं। जब उसमें केमिकल लगोई जाएगा तो उसमें तो ये केमिकल जब लगेगा तो बंजर तो हो ही जाती है। केमिकल खेती तो हो ही रही है, तो क्या ये सारी जमीन आप बंजर ही होती जा रही है? क्योंकि हर जगह केमिकल का तो उपयोग किया ही जा रहा है। हमने तो ये केमिकल को हमने छोड़ दिया, हम तो ज्यादातर इसी पे आ गए जी, ऑर्गेनिक पे। मेरा सवाल ये है आपसे कि मेडिकल इंडस्ट्रीज को आप नकार रहे हैं, और जो आपका जो आप बता रहे हैं नीट वगैरह या VIP डाइट वगैरह ये जाते, तो जो लाखों रुपए खर्च करते हैं जो डॉक्टर बनते हैं, उनको क्या वो चीज़ छोड़ करके ये DIP डाइट के तरफ के इस तरीके का काम कर लेना चाहिए? और फिर मेडिकल इंडस्ट्रीज का क्या होगा जो ये अरबों खरबों का जो कारोबार है? ये मेडिकल इंडस्ट्री दूध की इंडस्ट्री है, वो गब्बर की इंडस्ट्री है, तो वही हाल होगा जो गब्बर का हाल हुआ था पहली बार। और जो डॉक्टर्स हैं हमारे साथ भी हॉस्पिटल में भी और डॉक्टर क्लिनिक में भी बहुत सारे एलोपैथी डॉक्टर जुड़ चुके हैं जो इस तरफ बोल चुके हैं, और में से कुछ अभी आए भी हैं, आपसे बुलाया भी था। तो चाहे वो MBBS भी है, लेकिन वो उनका मकसद, हमारा मकसद सेम है कि लोगों को ठीक करना, और मुझे लगता है बाकी और भी डॉक्टर भी करते हैं। तो इसी के साथ सर एक सवाल, लास्ट सवाल, जैसे कि यहाँ पर इतनी मीडिया आई हुई है, इतने लोग यहाँ पर आए हुए हैं, अगर ये 4 लोगों को भी अगर ये प्रोडक्ट लेने के लिए अगर बोले तो ये प्रोडक्ट कहाँ और कैसे मिलेगा? ये प्रोडक्ट ऑनलाइन Amazon में मिलेगा, फ्लिपकार्ट में मिलेगा, मीशो में मिलेगा, Bijou.com में मिलेगा। ऑनलाइन जहाँ भी कुछ भी मिलता है वहाँ हमारा प्रोडक्ट है, इसको ऑनलाइन मिलेगा। या फिर मेरठ में इनका अपना स्टॉक है। कहाँ पे आपका शॉप है? सारे हिम्स हॉस्पिटल में मिलेगा। शुरू कर देंगे तो आप सब आए। और डॉक्टर साहब, किसान क्यों नहीं करना चाहता जैविक खेती? क्यों नहीं खरीद करना चाहता जैविक खेती? किसान, हेलो, किसान के लिए तो सबसे आसान काम हो गया है। पहले का किसान जो है मेहनत करता था, अपने खेतों में गाय पालता था, बुल पालता था, उसके साथ किसानी करता था। अब क्या है, जब से ये केमिकल्स आए हैं उसमें उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी डिब्बी लेनी है, उसको पानी में घोलना है और उससे पूरे अपने खेत में स्प्रे कर देना है। उसी से ही उसकी उपज भी बढ़िया होगी, उसी से ही उसका कलर भी बढ़िया आएगा, उससे उसका प्रोडक्शन बहुत लार्ज स्केल पे अच्छा होगा, उसके सारे कीट मारे जाएंगे और आराम से घर बैठ के वो सारी चीजें उसको देख सकता है। तो किसान क्यों मेहनत करेगा? और उसने अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई में लगा दिया है, और कब तक वो अपनी मेहनत करेगा? इसलिए वो जो है केमिकल खेती ही करना चाहता है। और अब नेक्स्ट लेवल पे जो बच्चे पढ़ लिख लिए हैं किसानों के, वो उन्हें समझ में आ रही है कि हाँ, हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने गलती करी है, अपने जो लैंड है उन पे उन्होंने जो है केमिकल्स डाल के उसको खराब कर दिया है और लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो इसलिए दोबारा से जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो वापस किसानी कर रहे हैं, और वो जो है अपनी लैंड को दोबारा से ऑर्गेनिक, मैं कहना चाह रहा हूं कि नेचुरल खेती करने में वो उत्साहित हो चुके हैं। जी धन्यवाद। थैंक यू।